बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड कायरल मॉलिक्यूल्स। हमने इससे पहले बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। बेसिक्स पढ़ी, फिर एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, साइक्लोएल्केन्स, अल्कोहल्स, ईथर्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और फिर इसके फर्दर डेरिवेटिव्स और नॉमेनक्लेचर भी हमने पढ़ा। ठीक है, तो बहुत सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री। और स्टीरियोकेमिस्ट्री कोई फंक्शनल ग्रुप केमिस्ट्री नहीं है, मतलब इसमें कोई केमिकल रिएक्शन एज सच नज़र नहीं आएंगे आपको, ना कोई रिएक्टिविटी की बात की जाएगी, ना कोई न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल इस तरह का कोई तस्करा है, ना कोई मैकेनिज्म होगा, रिएक्शन मैकेनिज्म। यहाँ ये बेसिकली ज्योमेट्री की बात की जाएगी मॉलिक्यूल के, और वो ज्योमेट्री जो 3 डायमेंशनल स्पेस में किस तरह एग्जिस्ट करती है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद यू विल बी एबल टू परसीव द मॉलिक्यूल इन 3 डायमेंशनल पैराडाइम। you may imagine how the molecule is actually existing। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बेसिकली ये टॉपिक सारे जो भी मैंने नाम लिए, एल्केन से लेकर कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स तक, सब में ही वैलिड होगा, क्योंकि ऑब्वियसली सारे ही मॉलिक्यूल्स होते हैं और सारे ही मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 3 डायमेंशनल स्पेस में कोई ना कोई ज्योमेट्री ओन करते होंगे। तो वो हम आज पढ़ रहे हैं कि हम उसको उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को सब टॉपिक से ये कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तमाम टॉपिक से। अच्छा, तो लेट्स बिगिन। कायरलिटी एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री। सबसे पहले तो मैं आपको टर्म बताऊं कि जो ए कायरल है, ए कायरल मतलब नॉट कायरल हो, ठीक है ना। कब होगा? जब मॉलिक्यूल का मिरर इमेज जो है ना वो आइडेंटिकल होगा। जैसे स्क्रीन पे आपको ये ग्लास नजर आ रहा है पानी का, और ये सामने मिरर है और मिरर में इसकी मिरर इमेज है, ठीक है ना। यानी ये एक्चुअल ग्लास है, ये इसका मिरर इमेज है, दोनों सेम है, आइडेंटिकल है। तो इसका मतलब है ये जो ग्लास है ये ए कायरल है, यानी कायरल नहीं है। ए कायरल वो स्पीशीज होती हैं, वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मिरर इमेज आइडेंटिकल होता है एक्चुअल से। ठीक है, तो कायरल क्या होंगे? जिनका मिरर इमेज डिफरेंट हो एक्चुअल से। अच्छा, डिफरेंट से मतलब है इंटायरली डिफरेंट ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपके किसी मॉलिक्यूल में नाइट्रो है, मिथाइल है, क्लोरो है और हाइड्रोजन है, लेट सपोज, तो मिरर इमेज में भी यही ग्रुप रिप्रोड्यूस होंगे, ऑब्वियस बात है। तो डिफरेंट से मतलब ये नहीं है कि वो अलग से कोई और ग्रुप आ जाए, बेंजीन रिंग बना आ जाए। तो मिरर डिफरेंट से मतलब है कि मिरर इमेज ऐसा होगा जो एक्चुअल पे सुपरपोज नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी बैठ नहीं पाएगा। क्या मतलब? अब ये हाथ देखिए, ठीक है ना, ये राइट हैंड है रियल मेरा एक्चुअल, और ये स्क्रीन है, आई मीन मिरर है। ठीक है, तो मिरर जो इमेज है हैंड का और जो एक्चुअल हैंड है वो सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। मतलब आप रख के देख लें, ठीक है, तो जब आप इसको रखेंगे, यानी ये जो मिरर इमेज है राइट हैंड का, वो इट्स लाइक अ लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड, क्योंकि आप मिरर इमेज से इमेज निकाल के तो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर सकते ना, तो इसलिए ये कहना चाह रहे हैं कि राइट हैंड का मिरर इमेज इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड। तो आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को एक दूसरे पे रखें तो आप देख सकते हैं ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहे, ठीक है ना, थम्स अलग अलग डायरेक्शन में आ रहे। तो इट मीन्स दैट ये जो आपका हैंड है, हाथ है, ये कायरल है। ठीक है, और वो जो ग्लास था पानी का वो ए कायरल था। तो बॉटम लाइन ये है, जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें सिमेट्री पाई जाती है वो ए कायरल होते हैं, और जो अनसिमेट्रिकल होते हैं वो कायरल होते हैं। ठीक है, अब कुछ बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं कायरलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे हमने बात की कि कायरल मॉलिक्यूल्स आर मॉलिक्यूल्स दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड ऑनटू देयर मिरर इमेजेस। अब ये एक स्क्रीन पे आपको एक मॉलिक्यूल नजर आ रहा है जिसका नाम होता है थैलिडोमाइड। अब देखें, ये इसके 2 इनैंशियोमर्स हैं। इनैंशियोमर से मतलब है इसके 2 मिरर, मतलब एक 2 ऐसे आइसोमर्स हैं जो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होते। इनफैक्ट एक आइसोमर दूसरे का नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। तो एक इनैंशियोमर जो है, इसका भी आगे चल के इनैंशियोमर की डेफिनेशन आएगी, अभी आपको मैंने इनैंशियोमर की डेफिनेशन पढ़ाई नहीं है। तो एक इनैंशियोमर जो है वो बेबी में बर्थ डिफेक्ट्स क्रिएट करता है, और दूसरा एनेंशियोमर जो है वो दूसरी डिजीज जो मॉर्निंग सिकनेस कहलाती है उसको क्योर करता है। तो मकसद कहने का ये है कि एक ही मॉलिक्यूल है
लेकिन जब उसके दो स्टीरियो आइसोमर्स होंगे तो दोनों की जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट हो जाएंगी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज खास तौर पे डिफरेंट हो जाएंगी। यानी एक एनेंशियोमर किसी और कॉम्प्लिकेशन से डील कर रहा होगा और दूसरा एनेंशियोमर किसी और कॉम्प्लिकेशन डील कर रहा होगा। कॉम्प्लिकेशन से डील करने का मतलब है, हो सकता है कि दोनों ही किसी डिजीज को क्योर कर रहे हो लेकिन अलग अलग डिजीज को, और ऐसा भी हो सकता है कि रिवर्स हो जाए, एक एनेंशियोमर किसी डिजीज को क्योर करे जबकि दूसरा एनेंशियोमर जो है वो कैटास्ट्रॉफी यानी वो डैमेजिंग हो जाए किसी सिस्टम के लिए या और नुकसान ना दे। जैसे यही मिरर इमेज है ना, मॉलिक्यूल है, इसमें एक मिरर इमेज जो है वो क्योर करता है मॉर्निंग सिकनेस की बीमारी को, और दूसरा एनेंशियोमर जो है वो बर्थ डिफेक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, अच्छा एक और मॉलिक्यूल है स्क्रीन पे, फिर मैं आपको क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, टिट्रोक्विनोल इसका नाम है, और आप देख सकते हैं कि ये इसके दो इनेंशियोमर इसके भी, क्योंकि इसमें भी कायरल कार्बन मौजूद है। अब एक इनेंशियोमर इसका ब्रोंको डिलेटर है, ठीक है, यानी ब्रोंकाई को क्लियर करता है, एयर पैसेज को। दूसरा जो है वो प्लेटलेट एग्रेशन को इनहिबिट करता है। यानी दोनों ही अच्छे हैं, किसी किसी अपने अपनी ट्रीटमेंट में लगे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चीजों को ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा मैं ये बात बता चुका हूँ कि ये वाला जो कार्बन है जिस पे जो ये बॉन्ड नजर आ रहा है जो हैज्ड है, इसका मतलब है बिहाइंड द प्लेन। ये तो मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी। तो इस मॉलिक्यूल को जब आप मिरर के सामने लेकर जाएंगे तो जो उसका इमेज आएगा, मिरर इमेज, वो इस मॉलिक्यूल जैसा नहीं होगा, वो इस पर नहीं सुपर इम्पोज होगा। तो ये जो दो हो गए, यानी एक एक्चुअल मॉलिक्यूल और एक इसका मिरर इमेज, ये आपस में इनेंशियोमर्स कहलाते हैं। यानी इनेंशियोमर्स बेसिकली किसी स्टीरियो आइसोमर और उसका जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है उनको कहते हैं। यानी इनेंशियोमर पेयर होता है, एक जोड़ी होती है, यानी एक उसमें एक कंपोनेंट तो एक्चुअल होता है, दूसरा उसका नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होता है। ठीक है, जो रियल में भी एग्जिस्ट करता है अगर हमारे पास एक से ज्यादा स्टीरियो आइसोमर्स मौजूद हैं तो। अच्छा मैं खाली क्वेश्चन पहले ले लेता हूँ जी, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे प्लीज। सर वो आपने कहा था ना कि जो सिमेट्रिकल और एक आयरल और एक आयरल की जो बॉटम लाइन है वो सिमेट्रिकल और एक एसिमेट्रिकल है, तो ये बॉटम लाइन से आपका क्या मुराद है? बॉटम लाइन, आई एम सॉरी। सर आपने अभी पहले अभी कहा था जो स्लाइड थी एक आयरल और एक आयरल में, जी, तो आप उसने मुझे कहा कि बॉटम लाइन जो नहीं होती वो है ना सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल है। बॉटम लाइन से मेरा मतलब था इन समरी, मैं वाला बॉटम लाइन कहना चाह रहा था। और मैंने कहा था कि मॉलिक्यूल या तो सिमेट्रिकल होता है या अनसिमेट्रिकल होता है। अच्छा एसिमेट्रिकल मैंने नहीं कहा था, मैंने अनसिमेट्रिकल कहा था। अच्छा अभी आपको बज़ाहिर ऐसा लगेगा कि एक ही बात है, एसिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों ही अपोजिट हैं सिमेट्रिकल के, लेकिन ऐसा नहीं है। जब बहुत एडवांस्ड स्टीरियोकेमिस्ट्री आप पढ़ेंगे ना, जो इस कैम में नहीं पढ़ेंगे, वहां पर आप ये भी चीज देखेंगे कि अनसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल और डिससिमेट्रिकल, ये तीनों अलग टर्म्स हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत एडवांस स्टीरियोकेमिस्ट्री में आएगी, फिलहाल मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो इसीलिए मैं एसिमेट्रिकल और डिससिमेट्रिकल की टर्म यूज नहीं करूंगा। आई विल ऑलवेज प्रीफर टू कॉल अनसिमेट्रिकल। एनीवेज, तो बॉटम लाइन से मैं मुराद ये दे रहा था कि इन समरी हम कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल का मिरर इमेज या किसी ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज उस पर सुपर इम्पोज हो जाए तो हम उसको एक कायरल कहेंगे, और अगर नहीं होता है तो हम उसको कायरल कहेंगे। ठीक है, अच्छा लेट मी कंटिन्यू। 66% of all drugs in the development are chiral। ठीक है, 51% are being studied as single enantiomer। ये एक स्टैटिस्टिकल डेटा है, ये कहता है कि जितनी भी ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल हैं उसमें से 66% कायरल होती हैं। कायरल से मतलब है अनसिमेट्रिकल है, यानी उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो मिरर इमेज होगा वो अपने एक्चुअल मॉलिक्यूल पे सुपरइम्पोज नहीं होगा। मतलब वो एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन रखती हैं। ठीक है, और 51% ये कह रहे हैं कि उनमें से जो 66% है वो जो है सिंगल एनेंशियोमर रखती है। सिंगल एनेंशियोमर से मतलब होता है कि उसमें उनमें एक ही कोई कायरलिटी पॉइंट है, यानी कायरल सेंटर है मोस्ट प्रोबेबली, और उसी के अगेंस्ट वो हम उसको एनेंशियोमर उनके कंसिडर कर रहे हैं। वरना मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा कायरल सेंटर्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये कहना चाह रहे हैं कि वो कोई पर्टिकुलर एनेंशियोमर है, यानी एक से ज्यादा कायरल सेंटर भी हो सकते हैं, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ओरिएंटेशन के साथ एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल। तो अभी एग्जांपल्स आएंगी तो और बेहतर समझ में आएगा कि मैं कुछ ड्रग्स की एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पे। बाकी ये डेटा है, ये कहते हैं कि
$475 billion in the worldwide sales of formulated pharmaceutical products in 2008। और फिर इनमें से जो $205 बिलियन है वो सिर्फ सिंगल कंज्यूमर ड्रग से एट्रीब्यूटेड है। ठीक है, वायरली तो छोड़ें इसको। अब बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। अच्छा, आइसोमर्स का मतलब होता है कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है जो हमने पढ़ी थी। आपको याद होगा जब हम आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बस 7 टाइप्स पढ़ाई थी। कुड यू रिकॉल द नेम्स? Chain isomerism, position. Yes, keep on saying. जी स्टूडेंट्स। Chain isomerism, positional isomerism, tautomerism, metamerism, functional group isomerism. रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो 7 टाइप्स मैंने आपको पढ़ाई थी। मैंने उस वक्त आपको कुछ नहीं बताया था, बस आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन बताई थी। अच्छा, ये मैं करेक्शन कर देता हूँ हाथ के हाथ। इट्स बेसिकली लाइक दिस। ठीक है, इट्स नॉट ओवर देयर। अच्छा, तो मैंने आपको उस वक्त सिर्फ आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन बताई थी और 7 टाइप्स पढ़ा दी थी। अब मैं आपको आज एक बात बताता हूँ, उसी बात में एक्सटेंशन है। बेसिकली आइसोमेरिज्म जो है वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक कहलाती है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म और दूसरी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जो मैंने आपको 7 टाइप्स पढ़ाई थी ना, वो इसमें आती है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है, जो बॉन्डिंग कनेक्टिविटी है, वो डिफरेंट होती है। ठीक है, अच्छा, ये स्क्रीन पर डेफिनेशन आ गई है। यानी जो बॉन्ड्स बने हुए होते हैं किसी अटैच ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट के साथ, वो डिफरेंट पोजीशंस पे या डिफरेंट टाइप के होते हैं। ओवरऑल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। तो ये डेफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म की। और इसके पढ़ने के बाद जो 7 टाइप्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो शुरू के लेक्चर 1 2 3 में मिल जाएगा, वो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर एग्जाम्पल दोबारा देखेंगे और फिर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो हमारा आज का टॉपिक है उसको फोकस करेंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि जैसे ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ब्यूटेन और 2-मिथाइल प्रोपेन, दे आर द आइसोमर्स एंड वी नो दे आर द चेन आइसोमर्स। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स की हेडिंग में आएंगे। इसी तरह 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन, दे आर द आइसोमर्स एंड दे आर द पोजिशनल आइसोमर्स। ठीक है ना, पोजिशन ऑफ द हेलो इज बीइंग वेरिड, और ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स की हेडिंग में आएंगे। और एग्जाम्पल्स आई एम जस्ट रशिंग बिकॉज आई ऑलरेडी taught you in the lecture 1 to 3 about all these things. Ethanol and methoxymethane, the two are again isomers. And by the way, what isomers are they? Do you recall? Functional group isomers. Functional group isomer, very good. One is alcohol, one is ether. Exactly. So they come again under the heading of constitutional isomers. Okay. They are again the isomers and they are again the functional group isomers. One is the ester, one is the carboxylic acid, and they are again under the heading of constitutional isomers. तो ये तो एक रिफ्रेश आपको मैंने करने के लिए कुछ एग्जांपल्स दिखाई हैं। बाकी एग्जांपल्स वहां मिलेंगी पुराने लेक्चर्स में। नाउ कम टू आवर टुडेज टॉपिक, स्टीरियोआइसोमर्स। Stereoisomers are not the constitutional isomers. Basically they have their atoms connected in the same sequence, यानी इनमें जो बॉन्डिंग कनेक्टिविटी है वो डिफरेंट नहीं होती, वो भी सेम होती है। तो फिर फर्क क्या है? सिर्फ जो इनकी अरेंजमेंट है स्पेस में, यानी जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो मैं दोबारा बता देता हूं। देखें, मॉलिक्यूलर, अगर 2 मॉलिक्यूल्स हैं और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो वो आइसोमर्स है। ठीक है, अब अगर इन दोनों की जो बॉन्डिंग कनेक्टिविटी है वो डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बॉन्डिंग कनेक्टिविटी डिफरेंट है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स होंगे आपस में। फिर हम देख लेंगे उसमें से कौन सी 1 ऑफ द 7 टाइप्स है। और अगर बॉन्डिंग कनेक्टिविटी भी सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो ऑब्वियसली सेम है, बॉन्डिंग कनेक्टिविटी भी सेम है, और सिर्फ जो फर्क है वो ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप्स इन स्पेस है, तब वो स्टीरियोआइसोमर्स कहलाएंगे आपस में।
ठीक है, एग्जाम्पल से और बात अच्छी समझ में आएगी। अब स्टीरियोआइसोमर्स जब एक दफा हमने डिसाइड कर ही लिया कि ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में स्टीरियोआइसोमर्स हैं क्योंकि इनकी बॉन्डिंग भी सेम है, कनेक्टिविटी बॉन्डिंग कनेक्टिविटी, लेकिन इज ओरिएंटेशन इन स्पेस इज डिफरेंट। तो अब वो जो दो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में वो या तो इनेंशियोमर्स होंगे टू ईच अदर या डायस्टीरियोमर्स होंगे। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि जो स्टीरियोआइसोमर्स हैं वो दो सब डिविजन में क्लासिफाइड है, एक इनेंशियोमर्स एक डायस्टीरियोमर्स। इनेंशियोमर्स से मतलब वो स्टीरियोआइसोमर्स है जिनका जो आपस में नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ओन करते हैं। ठीक है, यानी जब आप उनके इंडिविजुअली मॉलिक्यूल का इंडिविजुअल पार्टनर का मिरर इमेज लें तो वो उस एक्चुअल पे सुपरइम्पोज नहीं होगा। जैसे अभी अभी एग्जांपल हमने देखी थी ना, जो थैलिडोमाइड था वो दो इनेंशियोमर्स थे। ठीक है, डायस्टीरियोमर्स क्या होंगे कि ये मिरर इमेज ही नहीं होंगे, स्टीरियोआइसोमर्स तो होंगे लेकिन ये आपस में मिरर इमेज नहीं होंगे। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। एक और आइसोमर्स होता है, पहले मैं बता दूं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को कहते हैं और ये भी बेसिकली डायस्टीरियोमर्स की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इनमें भी नॉन मिरर इमेज होते हैं आपस में। जैसे ये दो मॉलिक्यूल्स हैं स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, पहले शुरू के दो पिंक कलर में जो है ये सिस है और ये ट्रांस है। यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस। ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है, बल्कि आपको ये भी पता है कि ये जी है और ये ई है। तो ये जो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है बेसिकली ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहलाती है। ठीक है, और इनको हम डायस्टीरियोमर्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये स्टीरियोआइसोमर्स हैं और एक दूसरे के नॉन मिरर इमेज है, यानी इनका ये सुपर इम्पोजिबल या नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज की बात नहीं है, ये मिरर इमेज ही नहीं है सिरे से। तो अब देखिए कुछ टर्म्स हो गई जो मुझे पता है आपको कॉम्प्लिकेट कर सकती है, मैं थोड़ा सा इसको कोशिश करता हूँ क्लैरिफाई करने की। देखें, कोई दो मॉलिक्यूल्स हैं, अब देखिए दो बातें हैं, या तो वो मिरर इमेज होंगे या नहीं होंगे, सीधी सी बात है, यानी पहली क्लास तो यही है। अगर वो आपस में मिरर इमेज नहीं है और है स्टीरियोआइसोमर्स ही तो उनको हम डायस्टीरियोमर्स कहेंगे, यानी नॉन मिरर इमेज स्टीरियोआइसोमर्स आर कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स। ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स जो नॉन मिरर इमेज होते हैं। दूसरा, मोहम्मद उस्मान जस्ट 1 मिनट, दूसरा केस है कि वो दोनों स्टीरियोआइसोमर्स आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे लेकिन ऐसे मिरर इमेज जो सुपर इम्पोज ना हो, यानी एक दूसरे पे बिल्कुल बैठे नहीं, यानी एक दूसरे पे कुछ एडजस्ट ना हो। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल जो मिरर इमेजेस होते हैं वो इनेंशियोमर्स कहलाते हैं। अच्छा, तीसरा केस, अगर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होंगे, यानी ऐसा मिरर इमेज जो सुपर इम्पोज हो जाए, तो फिर जाहिर सी बात है फिर वो आपस में स्टीरियोआइसोमर्स ही नहीं कहलाएंगे, वो इनफैक्ट सेम मॉलिक्यूल होंगे, मतलब वो एक ही मॉलिक्यूल है जो ऐसा एग्जिस्ट करेगा, यानी कि फिर वो उसको हम होमोमर्स कहते हैं अलग लैंग्वेज में। जी मोहम्मद उस्मान। सर, तो आप कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता कि उसका मिरर इमेज सेम हो और वो कायरल ना हो? बिल्कुल ऐसी होगा, जब मॉलिक्यूल कायरल नहीं होगा यानी ए कायरल होगा तो उसका जो मिरर इमेज है वो बिल्कुल वही होगा जो एक्चुअल होगा, यानी सुपर इम्पोज कर जाएगा एक दूसरे के ऊपर। एक्चुअल अभी एग्जाम्पल्स आएंगी तो आपको मैं उस वक्त और अच्छा समझ में आएगा जब मैं अभी 3D एग्जाम्पल दिखाऊंगा आपको। जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा, ये जी पूछे उस्मान जी। हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अलग पढ़ा है, मतलब स्टीरियो की दो टाइप आप बोल रहे हैं, एनेंशियोमर डायस्टीरियोमर, हमने पढ़ा है ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। वो भी एक क्लासिफिकेशन होती है, बिल्कुल सही पढ़ा है आपने, वो एक अलग क्लासिफिकेशन है। उसमें जो ऑप्टिकल वाली आपने टाइप पढ़ी है ना, जो आप कह रहे हैं आपने ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल पढ़ी है, उस ऑप्टिकल के अंदर ही इनेंशियोमर दोबारा आ जाता है और उसके अंदर डायस्टीरियोमर भी आते हैं, लेकिन डायस्टीरियोमर जो है वो नॉन ऑप्टिकल भी हो सकते हैं, यानी ज्योमेट्रिकल में भी आ सकते हैं। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब 4 टाइप्स करते हैं हम इसको, कि 2 मैंने बताई है, इनेंशियोमेरिज्म, इनेंशियोमर, डायस्टीरियोमर, और जो 2 आपने बताई मिलाकर हम 4 नहीं कह सकते। हम या तो ये 2 कहेंगे इनेंशियोमर्स डायस्टीरियोमर्स हैं, या हम वो 2 कहेंगे जो आप कह रहे हैं ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ऑप्टिकल के अंदर इनेंशियोमर तो पक्के पक्के होंगे, यानी इनेंशियोमर तो होते ही ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन डायस्टीरियोमर भी 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव डायस्टीरियोमर्स
एक होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव डायस्टीरियोमर्स। तो ये जो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं डायस्टीरियोमर्स, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो अभी फिलहाल कंफ्यूजन ना हो जाए और स्टूडेंट्स को भी, तो वो टर्म को फिलहाल होल्ड पे रखें, ऑप्टिकल और डायस्टीरियोमर्स को, ज्योमेट्रिकल को। सीधा सीधा भी ये समझें कि एक इनएंशियोमर्स होते हैं, एक क्लासिफिकेशन, एक डायस्टीरियोमर्स होती है। अच्छा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहाँ पे इसलिए बता दिया क्योंकि ये बहरहाल सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होते हैं इसमें, और ये ऑलरेडी बहुत कॉमन है, हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, सिर्फ हमने उस वक्त ये नाम नहीं पढ़ा था जब हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे एल्कीन केमिस्ट्री में, तो नाम से नहीं बताया था, लेकिन ये कहा था भाई सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है एल्कीन में अगर दो ग्रुप सेम हो अक्रॉस द डबल बॉन्ड, फिर उनकी पोजीशन देखनी होती है। अच्छा, एक और बात, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म सिर्फ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे एग्जिस्ट नहीं करती है, ये साइक्लो एल्केन पे भी करती है। यानी ये जो दो क्लोरो हैं, अगर किसी रिंग के सेम फेस पर हो, सेम साइड पर हो, तो आप उसको सिस लिंकेज कहते हैं, और अगर अपोजिट साइड पर हो तो उसको ट्रांस लिंकेज कहते हैं, यानी ट्रांस आइसोमर और सिस आइसोमर। जहन में रहे कि ऊपर वाले मॉलिक्यूल में, यानी ये जो ए साइक्लिक मॉलिक्यूल है, इसमें EZ आइसोमर भी पॉसिबल है, लेकिन नीचे वाले में नहीं है। EZ आइसोमर सिर्फ स्पेसिफिक होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के हिसाब से, वो भी कुछ लिमिटेशंस के साथ, जबकि सिस ट्रांस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में भी होता है लिमिटेशन के साथ, और साइक्लो एल्केन डेरिवेटिव में भी होता है। जी मोहम्मद उस्मान, सॉरी मोहम्मद उस्मान, यस मोहम्मद उस्मान। फिर तो आप इसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्यों डाल रहे हैं, इसको अलग रखें ना। मैंने कब डाला, मैंने तो कहा ही नहीं है ऑप्टिकल, मैं तो पढ़ा ही नहीं रहा था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको, आपने खुद ही ऐड किया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। दो टाइप है, डायस्टीरियोमर और एनहांशियोमर। हाँ, तो मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इनएंशियोमर्स तो होते हैं, लेकिन हर डायस्टीरियोमर ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होता। ऑप्टिकल जो डायस्टीरियोमर्स है ना, फिर वो फर्दर दो टाइप के होते हैं, एक ऑप्टिकली एक्टिव, एक ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो मैं तो अभी भी कह रहा हूँ बात, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप उसको स्किप कर दें, होल्ड पे रखें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मुझे मालूम है ना ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगी अगर आप सारी चीजें एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे, वो चीज खुद ही क्लियर हो जाएगी बाद में। फिलहाल आप बस ये समझिए कि स्टीरियो आइसोमर्स दो किस्म के होते हैं, एक कहलाते हैं एनहांशियोमर्स, यानी जब कोई भी दो मॉलिक्यूल्स होंगे ना स्टीरियो आइसोमर्स अगर आपस में है, वो तो उनका जो रिश्ता है आपस में, जो रिलेशनशिप है, वो या तो एनहांशियोमेरिक होगी या डायस्टीरियोमेरिक होगी, बस ये याद रखें। ठीक है, तो चीजें एडवांस जब होंगी ना तो खुद क्लिक करेंगे आप। जी सर, जो एनहांशियोमर्स होता है उसमें कायरलिटी नेसेसरी होती है और डायस्टीरियोमर्स में नेसेसरी बिल्कुल, नहीं है ना। हाँ ऐसा ही बिल्कुल होता है? ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। ठीक है, ऐसा ही होता है। थैंक यू सर। वेलकम। अब कुछ सब डिविजन देख लेते हैं। आइसोमर्स जो है देखें, इसकी डेफिनेशन लिखी है ब्लैक कलर में, डिफरेंट कंपाउंड विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हमने बात कर ली। अब ये दो टाइप्स के हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टीरियो। कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या है कि ऐसे आइसोमर जिनकी डिफरेंट कनेक्टिविटी होती है, जबकि स्टीरियो आइसोमर्स में कनेक्टिविटी सेम है लेकिन स्पेशियल अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है। फिर इन स्टीरियो आइसोमर्स में दो टाइप्स हो गई, एनहांशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स। एनहांशियोमर्स वो स्टीरियो आइसोमर्स हैं जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं टू ईच अदर, और डायस्टीरियोमर्स ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स हैं जो होते तो आपस में स्टीरियो आइसोमर्स हैं ऑब्वियसली, लेकिन मिरर नॉन मिरर इमेज होते हैं। तो ये जो बहुत स्क्रीन पे आपको ये क्लासिफिकेशन नजर आ रही है, बहुत आसान क्लासिफिकेशन है, अभी फिलहाल इसको ही इस पे स्टिक रहे। फिर हम ऑप्टिकल और आइसोमर्स जो है वो ऐड करेंगे। देखिए ऑप्टिकल में दोबारा बता दूं, वो स्टीरियो आइसोमर्स की ही क्लासिफिकेशन होती है, लेकिन हम उसको किसी तीसरी टाइप पे नहीं डालेंगे। वो उसमें एनहांशियोमर तो सारे आ जाएंगे, लेकिन कुछ डायस्टीरियोमर आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। और फिर वो जो डायस्टीरियोमर नहीं आएगा और उसमें अगर कायरल मॉलिक्यूल है तो हम उसको, फिर एक और टर्म होती है उसको हम मीजोमर्स कहते हैं। ठीक है, तो चीजें बहरहाल कॉम्प्लिकेट होती रहेंगी, फिलहाल इसको स्किप करें। जी मोहम्मद उस्मान प्लीज। सर ये जो डायस्टीरियोमर जी जी उस्मान, कम अगेन, इमेजेस, कम अगेन, सॉरी आई डिड नॉट लिसन टू यू। सर इसमें लिखा है ना नॉट मिरर इमेजेस। जी, मिरर इमेज तो हर चीज की फॉर्म हो सकती है, तो आप ये क्यों नहीं लिख रहे कि सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। नहीं, मिरर इमेज हर एक की फॉर्म हो सकती है, लेकिन ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं अगर दो मॉलिक्यूल्स आपस में डायस्टीरियोमर्स हैं तो वो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे, यानी अपने इंडिविजुअली जिनका कोई ना कोई मिरर इमेज होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन वो दो आपस में मिरर इमेज नहीं होंगे, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब ये देखिए, ये एक दूसरे के डायस्टीरियोमर हैं,
ये जो पेयर है पिंक वाला, की आवाज नहीं आई थी, कट गई थी। अच्छा, ये दोनों आपस में एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स हैं, ये पिंक वाले जो है सिस ट्रांस जो है ऊपर वाला, है ना? जी सर। लेकिन इसका सिस का अगर आप मिरर इमेज बनाएं तो क्या वो ट्रांस बनेगा? नहीं सर। नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है ये एक दूसरे के नॉन मिरर इमेज स्टीरियोआइसोमर्स है, ठीक है, ये इसका ये मतलब है। सही सही, ठीक है। ठीक है, okay, now come back to the enantiomers and the chiral molecules. enantiomers जाहिर सी बात है उन्हीं मॉलिक्यूल्स में हो सकता है कि जो कि कायरल होंगे, और कायरल मॉलिक्यूल से मतलब है ऐसे मॉलिक्यूल जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल हों अपने मिरर इमेज के ऊपर। तो उनका जो आपस में रिलेशनशिप होगा उन दो मॉलिक्यूल्स का जो कि कायरल हों और साथ में नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो, उसको एनेंशियोमेरिक कहते हैं। ठीक है, तो ये बार बार चीजें वही घूम घूम के इसी तरह आ रही हैं ताकि आपकी और कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखें स्क्रीन पे सामने देखें, ये ब्यूटेन 2 ओल है जो नेम है, या 2 ब्यूटेनॉल ओल्ड नेम जो है पुराना यूपीसी नेम, ये आपके सामने स्क्रीन पर है। अब ये नीचे देखें, एक इसकी बनाने की पॉसिबिलिटी ये है कि मैं हाइड्रोक्सी को अबव द प्लेन ले जाऊं। देखें ये जो 1 बनाया स्ट्रक्चर 1, ये वाला 1 है। आप देखें दोनों को देखें, दोनों एक ही हैं। ये कहलाता है लाइन एंगल फॉर्मूला जो मैंने आपको पढ़ाया था लेक्चर 1 में, और ये बॉल एंड स्टिक मॉडल है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये ब्लैक वाला जो है ये सेंट्रल कार्बन है, ये वाला रेड वाला OH ग्रुप है, ब्लू वाला जो है वो हाइड्रोजन है, और ये जो ऑरेंज है ये मिथाइल है, और जो ग्रीन है ये इथाइल है। मतलब इथाइल जाहिर सी बात है इसके बाद फिर एक और CH3 होता, लेकिन हमने एज अ होल इस ग्रुप को इथाइल कह दिया, ठीक है। तो या अब ये देखिए OH अबव द प्लेन है, एक ओरिएंटेशन ये। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि OH जो है अभी भी अबव है, लेकिन ये हमने दूसरी डायरेक्शन से बना दिया, यानी इसमें देखें इथाइल लेफ्ट पर है और मिथाइल राइट पर है। यहां हमने वाइस वर्सा कर दिया, मिथाइल लेफ्ट पे कर दिया, इथाइल राइट पे कर दिया। आपको नीचे बेहतर अच्छा समझ में आएगा। ये जो बॉल एंड स्टिक मॉडल है, आप इनको गौर से देखिए तो इनमें फर्क तलाश करें। तो ये जो ग्रीन और ऑरेंज है इसको स्वैप किया है, ठीक है ना, इसको इंटरचेंज कर दिया आपने। तो अज्यूम करें कि इन दोनों के बीच में एक मिरर मौजूद है, तो क्या ये इसका लेफ्ट वाले मॉलिक्यूल का मिरर इमेज राइट नहीं बनता? अगर आप लेफ्ट मॉलिक्यूल को आईने के सामने रखें तो क्या राइट वाला मॉलिक्यूल नहीं बनेगा? बनेगा। उसके बाद हाँ बनेगा ना। उसके बाद उस मिरर इमेज को यानी राइट वाले को उठा के 1 पे ही रख दे वापस, तो क्या सुपर इम्पोज हो रहा है? देखें यहां बना हुआ स्क्रीन पे, यानी 1 जो है और 2 जो है एक दूसरे पे पुट करें नहीं होगा। कहां पे डिफर हो रहा है? डिफरिंग पॉइंट कहां आ रहा है? नीचे यहां आ रहा है, ये देखें ऑरेंज और ग्रीन मिसमैच हो रहे हैं, यानी इथाइल मिथाइल। तो दोनों का जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल है, इसीलिए ये दोनों आपस में एनेंशियोमर्स हैं, ये जो स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 है, ठीक है। अच्छा, ये तो खैर एक कॉन्सेप्ट है देने के लिए, लेकिन शॉर्टकट में आपको बताऊं, आपको अगर इस मॉलिक्यूल का 2 ब्यूटेनॉल जो सबसे ऊपर बना हुआ है कहा जाए कि भाई इनके 2 एनेंशियोमर्स बनाए या इनके एनेंशियोमर्स बनाए, जब कहेंगे तो वो 2 ही होंगे, अंडरस्टूड है। तो आप सीधा सीधा एक दफा हाइड्रोक्सी अबव द प्लेन बना दें, एक दफा बिहाइंड द प्लेन बना दें। एक तरीका ये भी है, यहां दोनों अबव द प्लेन दिखाया है, लेकिन यहां बात वही है घुमा के इन्होंने फिर मिथाइल इथाइल को स्वैप कर दिया, ठीक है। तो आप चाहे तो ये इसको ऐसे ही रहने दें और एक दफा मिथाइल को आगे, एक दफा मिथाइल को पीछे कर दें हाइड्रोक्सी को, तब भी एनेंशियोमर्स ही कहलाएंगे। अच्छा, ये देखें वही बताना चाह रहे हैं, मैं दोबारा एनिमेशन दिखाता हूं। ये देखें इस पर सुपर इम्पोज हो नहीं रहा, ठीक है। अब ये कायरलिटी सेंटर किसे कहते हैं? कि कहते हैं कि जो कार्बन टेट्राहेड्रल होता है, यानी 4 ग्रुप से बॉन्डेड हो थ्रू सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, ठीक है। अब अगर वो जो 4 ग्रुप्स हैं चारों डिफरेंट हो उस सेंट्रल कार्बन के अराउंड, तो उस कार्बन को कायरलिटी कार्बन कहते हैं, यानी कायरल कार्बन कहते हैं, ठीक है। और अगर किसी मॉलिक्यूल में एक कायरल कार्बन है, यानी एक ऐसा कार्बन है जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है, तो उस कायरल कार्बन की वजह से उस मॉलिक्यूल के 2 एनेंशियोमर्स बनेंगे, यानी पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स बनेगा। आसान लफ्जों में उसके 2 ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स बनेंगे
जो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होंगे, ठीक है। और ये आगे ये लिख रहे हैं कि अगर मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर है तो गारंटी है कि मॉलिक्यूल कायरल होगा। जी तलाल हसन फ्रॉम चकवाल। सर ये कायरलिटी सिर्फ कार्बन से रिलेटेड होती है? नहीं, कायरलिटी नॉन कार्बन पे भी होती है, जर्मेनियम, सिलिकॉन और ब्रिज्ड नाइट्रोजन जो होते हैं, यानी ब्रिज हेड कार्बन पे, ब्रिज्ड हेड पे जो नाइट्रोजन आते हैं उनमें भी कायरलिटी एग्जिस्ट करती है। लेकिन चूंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हाँ, बल्कि मुझे याद आया, प्लेटिनम कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, उनमें भी कायरलिटी एग्जिस्ट करती है। लेकिन प्लेटिनम या और कोई मेटल का कॉम्प्लेक्स होता है तो, लेकिन हम चूंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम फोकस कार्बन मॉलिक्यूल पे ही मोस्टली रखते हैं, ठीक है। यस सर, थैंक यू। वेलकम। ये कह रहे हैं कि आप एक तरीके से और ट्रेस कर सकते हैं, अगर कोई मॉलिक्यूल है और उसका एनहांसर बनाना है तो उसका जो कोई दो ग्रुप्स हैं उनको हम चेंज कर दें, यानी चेंज से मतलब है स्वैप कर दें, इंटरचेंज कर दें, अदल बदल कर दें, तो वो उसका नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बन जाएगा। और वो जो कार्बन के अराउंड आप तब्दीली ला रहे हैं, दो ग्रुप्स को इंटरचेंज कर रहे हैं, वो कार्बन स्टीरियोजेनिक कार्बन कहलाती है, ठीक है। कार्बन स्टीरियोजेनिक कार्बन। एक्सक्यूज मी सर। जी जी पूछिए। सर अगर मोर देन वन कायरल कार्बन्स होंगे तब क्या होगा? तब भी एनेंटियोमर्स ही होंगे? अब एनहांसर हो भी सकते हैं और साथ में कुछ और चीज भी हो सकती है, वो फिर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड केस होगा। उस पर फिर हमें एक चीज और देखना पड़ती है कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या नहीं है, वो अभी आएगा, मैं आपको बताऊंगा जब मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी तो उस वक्त हम देखते हैं इसको। आपकी बात का जवाब थोड़ी देर में मिल जाएगा, ठीक है। ये एक कार्बन है जिसके अराउंड ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, हाइड्रोजन, मिथाइल, क्लोरीन और इथाइल। तो सीधी सी बात एक याद रखिए कि जब कार्बन इज सराउंडेड बाय 4 डिफरेंट ग्रुप्स, इट इज कॉल्ड कायरल कार्बन, वो कार्बन कायरल कहलाएगी। एंड इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द साइन ऑफ स्टेरिक। ये एस्टेरिक का जो सिंबल है ये उस कार्बन पे प्लेस करते हैं एज अ नोटिफिकेशन कि ये कायरल कार्बन है। और अगर ये कायरल कार्बन है तो हमारे पास इसके 2 इनेंशियोमर्स बन सकते हैं। तो एक में मैंने क्या किया, क्लोरो को अबव द प्लेन और हाइड्रोजन को बिहाइंड द प्लेन दिखाया, और इथाइल को राइट हैंड पे और मिथाइल को लेफ्ट हैंड पे दिखा दिया, ठीक है। अब इसके सामने हम एक मिरर रखते हैं, अज्यूम करते हैं कि मिरर है, तो मिरर इमेज कैसे बनेगा, यानी अब जो बनाऊंगा मॉलिक्यूल उसमें इथाइल लेफ्ट पे होगा, ग्रीन वाला इथाइल, और ब्लैक वाला मिथाइल राइट हैंड पे होगा, और क्लोरीन अबव तो होगा लेकिन लेफ्ट साइड पे ओरिएंट कर रहा होगा, यानी ये ऐसा बनेगा। आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। क्या ख्याल है, 3 का मिरर इमेज 4 होगा? यस सर। अच्छा, अब आप 3 को उठा के 4 पे रख दें या 4 को उठा के 3 पे रख दें, तो एक दूसरे पे क्या सुपर इम्पोज होंगे ये आपस में? नो सर। नहीं होंगे। जी सर। जी जी। जी क्या होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे सर। नहीं होंगे सर। नहीं होंगे। तो नहीं होंगे, इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में कौन हुए, इनेंशियोमर्स हुए। जी मोहम्मद उस्मान। सर ये जो आप जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं 3 डायमेंशनल वेज्ड हेज्ड, सर हम तो ऐसे नहीं बनाते, हम लोग आप कैसे बनाते? एनोटेट करके दिखा। जी जी दिखा दे। आपको रिक्वेस्ट दी है। मैं अप्रूव करता हूं आपकी रिक्वेस्ट को। जी, जब तक बाकी स्टूडेंट कुछ पूछ ले, पूछना चाहते हैं तो। सर मैंने एक बात पूछनी थी। सर ये इनेंशियोमर्स के लिए कायरल कार्बन का होना लाजमी है? कायरल कार्बन का होना लाजमी नहीं है। कायरल एक्सिस भी हो सकता है, कायरल प्लेन भी हो सकता है। बिल्कुल, जो मैं लेक्चर खत्म करूंगा ना तो आखिर की 2 स्लाइड में ऐसे मॉलिक्यूल में दिखाऊंगा जिनमें कायरल सेंटर नहीं होगा, यानी कायरल कार्बन नहीं होगा लेकिन वो कायरल होंगे बिकॉज ऑफ द कायरल एक्सिस। तो लाजमी नहीं है, लेकिन मोस्टली हम यही एग्जाम्पल लेते हैं ताकि वो आसान होती है। वो फिर एडवांस टॉपिक होता है जिसमें कायरल एक्सिस आता है या कायरल प्लेन आती है। सर यहाँ पे क्लोरीन की जगह अगर हाइड्रोजन होता
जी क्लोरीन की जगह अगर हाइड्रोजन होता तो हाँ फिर हाँ, भी सर उनकी वो भी दोनों इनएंशियोमर्स ही होने थे। नहीं होने थे। अगर क्लोरीन की जगह हाइड्रोजन होता तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो जाता। अच्छा आप बोलेंगे नहीं होता, आप रखते तो इथाइल इधर आता, मिथाइल इधर आता, है ना? जी सर। हाँ, तो आप फिर उस वक्त क्या करते हैं, इस मॉलिक्यूल को पूरा रोटेट कर दे 180 डिग्री पे। जब आप पूरा घुमाएंगे तो इथाइल इधर चला जाएगा, मिथाइल इधर आ जाएगा, यानी वाइस वर्सा, और क्लोरीन पीछे चला जाएगा और हाइड्रोजन आगे आ जाएगा। ऐसे ही होगा ना? जी सर। तो जब जब आप दोनों हाइड्रोजन अज्यूम कर रहे हैं, रेड और ब्लू, तो फिर आप रोटेट करके प्लेस करते एक दूसरे के ऊपर, तो वो सुपर इम्पोज हो जाता। ठीक है? ठीक है सर। और थैंक यू। ये वेलकम, ये किया हुआ भी है, ये देखें, ये मॉलिक्यूल है, इसको, इन दोनों को देखें, इसको रोटेट किया कंपाउंड 3 को, जब पूरा रोटेट किया तो मिथाइल राइट पे नहीं, ये तो सेम मॉलिक्यूल है, ये देखें, ये मैं एनिमेशन ढूंढ रहा था। जी जी, पूछिए, प्लीज आस्क। सर अगर हम इसको सर भी मैं ये 180 पूछ रही थी कि ये जो हमारे पास, सर अगर हम इसको 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो ये भी सुपर ये पूछ इम्पोजेबल रही थी कि नहीं होगा, ये चूंकि कायरल मॉलिक्यूल है, इसमें कायरल सेंटर है, तो आप इसको रोटेट कर भी देंगे तब भी एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होगा। सुपर इम्पोज वो मॉलिक्यूल होते हैं एक दूसरे पे जिनमें कायरल सेंटर एब्सेंट होता है, यानी नहीं होता है, या यूं कह लें सिमेट्रिकल होता है। जी, और कोई और स्टूडेंट कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर मैं भी यही पूछना चाह रही थी। अच्छा, बाकी जो आप लोगों के स्टूडेंट क्यूरी है ना, अच्छी बात है, आप इंटरेस्ट ले रहे हैं लेक्चर में और पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। आगे हो सकता है आपकी क्यूरीज खुद से आंसर्ड भी हो जाए। आप देखें आगे कुछ एग्जांपल्स और भी हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी, एक्सक्यूज्ड। सर वो जो प्रीवियस स्लाइड थी उसमें क्लोरीन को अगर हम बिलो द प्लेन दिखाते तो उसमें ये मोर देन 2 एनएंशियोमर्स नहीं हो जाते मतलब? नहीं हो सकते थे, क्योंकि अगर आप क्लोरीन को बिलो द प्लेन दिखाते तो आप हाइड्रोजन अबव द प्लेन दिखाते, जाहिर सी बात है। ठीक है, उसके बाद आप इसको सुपर इम्पोज करते वो तब भी नहीं होता। अच्छा, ये चीजें ना कुछ मॉलिक्यूलर मॉडल किट से भी बेहतर समझ में आती हैं। जब आपके पास मॉलिक्यूलर मॉडल किट्स हो और जब आप आएंगे कैंप में फिजिकली, तो मैं आपको मॉलिक्यूलर मॉडल किट से भी इस चीज समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आप इस 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर है ना, इसको परसीव करना सीखें, इसको समझना सीखें कि ये किस तरह एग्जिस्ट कर रहा है। अभी और एग्जाम्पल्स आएंगे स्टूडेंट, देखें, हो सकता है आपको आंसर मिल जाए आपके काफी क्वेश्चंस का, वरना मैं मौजूद हूँ, आप मुझसे पूछ लीजिएगा 5-6 स्लाइड्स के बाद। ये भी एक कायरल सॉरी ये भी एक कंपाउंड है। अब देखें, ये कार्बन पे 2 मिथाइल लगे हुए, एक क्लोरीन एक H लगा, तो क्या ये कायरल कार्बन कहलाएगा? नहीं सर। नहीं कहलाएगा। अच्छा, एक No, स्टूडेंट ने, वेरी गुड, एक स्टूडेंट ने थोड़ी देर पहले कहा था कि सर अगर ये भी हाइड्रोजन हो क्लोरीन के बदले, ठीक है, तो मैंने कहा था कि जब एक कायरल नहीं कहलाएगा, यानी दो सिमिलर ग्रुप्स हो। तो अब उन्हीं स्टूडेंट के जो सवाल है ना वो यहाँ पे आ रहा है, घूम तकरीबन ऐसी सवाल है कि देखिए, कार्बन है, इस पे 2 मिथाइल हैं, सिमिलर ग्रुप्स हैं, और 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। तो अब देखें, इसका मिरर इमेज बनाते हैं, वो ये बन गया। अच्छा, अब आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये मॉलिक्यूल एक दूसरे पे नॉन सुपर इम्पोज करेंगे? नहीं सर। नहीं लग रहा, गुड, क्योंकि जब आप इनको इस पे रखेंगे तो क्लोरीन क्लोरीन पे बैठेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन पे, और दोनों मिथाइल पे होंगे। ठीक है, लेट्स सी। जी, मोहम्मद उस्मान। सर 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अटैच होने से ऐसा होता क्या है जो हम लोग इसको डिफरेंट कह रहे हैं? ऐसा ये होता है कि चूंकि जो आपका कार्बन होता है ना, जिसपे 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगते हैं, एक तो उसकी ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल होती है, यानी 109 डिग्री ईच, हर जो ग्रुप है, 2 ग्रुप और सेंट्रल कार्बन, उनमें एंगल 109 होता है। तो एक 3 डायमेंशनल इसकी ज्योमेट्री होती है, और जब 4 डिफरेंट ग्रुप्स होंगे ना, तो उनकी जो भी ओरिएंटेशन है ना, वो स्पेसिफिक हो जाएगी उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए। उस मॉलिक्यूल जैसा दूसरा मॉलिक्यूल नहीं हो सकता। अगर आप अलबत्ता कोई भी 4 डिफरेंट में से कोई भी 2 ग्रुप को सेम कर दें, मतलब जैसे यहाँ हुआ है ना, 2 मिथाइल हुए हुए, तो वो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो जाएगा, यानी आप उसका मिरर इमेज अगर देखेंगे ना, तो वो उस पर बैठ रहा होगा, उस पर सुपर इम्पोज हो रहा होगा। तो ऐसा होने से वो मॉलिक्यूल जो है एक आयरन हो जाएगा।
तो 4 डिफरेंट ग्रुप्स मॉलिक्यूल को कायरल बनाते हैं। कायरल मतलब अनसिमेट्रिकल, ठीक है। ये देखें, ये एनिमेशन है, ये इस पे आराम सुपर इम्पोज हो रहा है क्योंकि ये कायरल मॉलिक्यूल नहीं है, सुपर इम्पोज हो रहा है, तो ये ए कायरल हुआ। और बात को क्लैरिफाई करेंगे। अच्छा उस्मान, थोड़ी थोड़ी देर बाद ये एग्जांपल्स फर्दर आती रहेंगी कायरल और टेट्राहेड्रल, तो डोंट बी डिस्करेज इफ यू डू नॉट गेट एट द मोमेंट। इंशाल्लाह वी विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस। जी पूछिए। सर स्टीरियोजेनिक सेंटर्स और कायरल सेंटर्स अलग अलग होते हैं ना? कायरल सेंटर तो सीधा सीधा 4 डिफरेंट ग्रुप्स को कहते हैं, ठीक है। और जो स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है वो भी कायरल सेंटर होता है, बस उसको थोड़ा डिफाइन इस तरह करते हैं कि कोई ऐसा कार्बन सेंटर जिनमें 2 ग्रुप को रिप्लेस कर दें, यानी रिप्लेस से मतलब है इंटरचेंज कर दें, स्वैप कर दें, तो वो दूसरा एनेंशियोमर दे दें। उसका मतलब अगर एक आर एनेंशियोमर है तो दूसरा एस हो जाए। मैं बताऊंगा आरएस क्या होता है अभी थोड़ी देर में। तो वो स्टीरियोजेनिक सेंटर्स कहलाते हैं। तो बस ये डेफिनेशन है स्टीरियोजेनिक सेंटर की, बल्कि आएगी भी स्क्रीन पे, देखें ये आ गई है। कायरलिटी सेंटर्स आर टेट्राहेड्रल स्टीरियोजेनिक सेंटर्स। और ये एग्जांपल्स देखें, मैं आपको बताता हूं जो आप पूछना चाह रही हैं। ये कार्बन है, इस पे मिथाइल है, इथाइल है, हाइड्रोक्सी और हाइड्रोजन है, 4 डिफरेंट ग्रुप्स है। तो ये वाला जो कार्बन है जिसपे स्टार बना है, ये टेट्राहेड्रल स्टीरियोजेनिक सेंटर है, यानी कायरल कार्बन तो है, स्टीरियोजेनिक सेंटर भी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप इनके कोई भी 2 ग्रुप को रिप्लेस कर देंगे, जैसे ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी और हाइड्रोजन को कर दें, तो एक दूसरे के ये इनेंशियोमर्स हो जाएंगे। अच्छा इसका मिरर इमेज आपको दिखाया गया है स्क्रीन पे। आप जानते हैं अगर इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो ये ऐसा बनेगा, और ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोज बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम इन दोनों को आपस में इनेंशियोमर्स ही कहेंगे। अच्छा अब बताइए, ये तो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं टेट्राहेड्रल वर्सेस ट्राइगोनल स्टीरियोजेनिक सेंटर। इसके बारे में क्या ख्याल है? ये जो कार्बन है, ये वाली, ये क्या कायरल कार्बन है? नो सर। नहीं है, No, क्योंकि sir, कायरल हाँ, क्योंकि कायरल के लिए तो सीधी सी बात है कि टेट्राहेड्रल हो पहली शर्त, और दूसरी ऐसा टेट्राहेड्रल हो जिसमें चारों ग्रुप डिफरेंट हो, ठीक है। तो कायरल तो नहीं है, लेकिन ये कार्बन स्टीरियोजेनिक है। कैसे? क्योंकि अगर आप कोई 2 ग्रुप रिप्लेस करते हैं, जैसे यही वाला है फिनाइल और हाइड्रोजन, इंटरचेंज करते हैं, रिप्लेस से मेरा मतलब होता है स्वैपिंग, तो आप दूसरा आइसोमर देख लेंगे, यानी ये ट्रांस आइसोमर, सॉरी ये इस वक्त तो ये एक ही केस है, ठीक है। आप अगर इसको इंटरचेंज करते हैं तो ये आपका जो मॉलिक्यूल है ये एक आयरन होगा, क्योंकि एक दूसरे पे ये। अच्छा सुपर इम्पोज की बात आपको बताऊं, इंपॉर्टेंट, सॉरी मैं मिस कर गया था। आप देखें अपेरेंटली बजाहिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस मॉलिक्यूल के इसको यानी डी को सी पे बिठा दें या सी को डी पे इम्पोज करें तो वो नॉन सुपर इम्पोज होगा। क्या ख्याल है? एक दूसरे पे तो नहीं बैठेगा ना ये मॉलिक्यूल, ठीक है। हाँ इस वक्त नहीं बैठेगा, एट अ ग्लांस आपको लग रहा होगा नहीं बैठेगा, क्योंकि आप स्क्रीन से इसको उठाएं उसके ऊपर रख दें तो नहीं बैठेगा। लेकिन वही वाली बात है कि अगर आप इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पर रोटेट कर दें, यानी जिस करेंगे तो ये फिनाइल यहाँ आ जाएगा और ये वाला फिनाइल यहाँ आ जाएगा, तो ये यही बन जाएगा। फिर आप इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो वो सुपर इम्पोज कर जाएगा। अच्छा अब ये कॉन्सेप्ट जो है ना कि ये कायरलिटी का, ये हम दोबारा देखते हैं इसको। अभी तो हमने एक मोटी मोटी बात पढ़ी कि 4 डिफरेंट ग्रुप्स हों तो वो कायरल कार्बन होता है। अब हम इसको सिमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। देखें, अ मॉलिक्यूल विल नॉट बी कायरल इफ इट पॉसेस अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। यानी अभी ये हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, जो पानी का ग्लास की पिक्चर दिखाई थी, चूंकि वो सिमेट्रिकल था तो इसलिए वो एक कायरल था, ठीक है। तो मॉलिक्यूल अगर सिमेट्री रखता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो वो कायरल नहीं होगा, नॉट कायरल, यानी एक कायरल होगा। तो और प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन होता है जो मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट करता है इक्वल हाफ्स में, ठीक है, और ऐसे इक्वल हाफ्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, ठीक है। किसी मॉलिक्यूल में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है तो वो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहलाएगा और उसको हम एक कायरल कहेंगे। अच्छा, मॉलिक्यूल्स की मुख्तलिफ कॉन्फर्मेशंस होती हैं, रोटेशन अराउंड द सिंगल बॉन्ड। अगर कोई मॉलिक्यूल अपनी किसी भी पर्टिकुलर कॉन्फर्मर के ऊपर भी सिमेट्रिकल
बिहेवियर शो करता है यानी सिमेट्रिकल दिखता है तो फिर मॉलिक्यूल एक आयरल कहलाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए ये ब्लैक वाला कार्बन है, ब्राउन वाला मिथाइल है, एक इधर है एक इधर है, और ग्रीन वाला क्लोरीन है और ये ग्रे कलर में हाइड्रोजन है। ये जो ब्लू है ये एक प्लेन है, आपने इस मॉलिक्यूल को ब्लू प्लेन से गुजारा, तो अब देखिए ये हाफ लेफ्ट वाला और राइट वाला एक ही है, इक्वल है, क्योंकि दोनों तरफ मिथाइल आ रहा है, ऐसी है ना, इक्वल हाफ है ना। अच्छा अब नीचे वाला देखिए, नीचे वाला इसमें मिथाइल इधर है इथाइल इधर है, तो ये अनइक्वल हाफ है, यानी ये हाफ नॉन आइडेंटिकल है, यूं कहना चाहिए। तो हम अदर वे राउंड ये कह सकते हैं कि ऊपर वाला मॉलिक्यूल में प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट है और नीचे वाले मॉलिक्यूल में प्लेनोसिमेट्री एब्सेंट है, ऐसी है ना। जी सर। तो जिसमें प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट है ऊपर वाले में वो एक कायरल है, और जिसमें प्लेनोसिमेट्री एब्सेंट है, मौजूद नहीं है, वो कायरल कहलाएगा। नो प्लेनोसिमेट्री मतलब कायरल, प्लेनोसिमेट्री मतलब एक कायरल। ठीक है, ये मैं मतलब ये हम बेसिकली कायरल मॉलिक्यूल को दूसरे तरीके से पढ़ रहे हैं, है ना। एक तरीका तो सीधा सीधा सा है, कार्बन हैविंग 4 different groups is called chiral carbon and the molecule is called chiral if it has only one chiral carbon। तो उस डेफिनेशन से तो ये नीचे वाला आपको वैसे ही कायरल पता चल गया, क्योंकि इसमें देखें एक क्लोरीन है, एक इथाइल है, एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है, चारों डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो कायरल हो गया। जबकि इसमें 2 ग्रुप सेम हो गए, मिथाइल मिथाइल। तो एक तरीका तो ये है कायरल और एकायरल मालूम करने का कि आप नंबर ऑफ जो ग्रुप्स हैं उनको चेक करने के वो चारों डिफरेंट हैं या उनमें कोई 2 सेम हो रहे हैं, एटलीस्ट 2 3 या चारों सेम है। ठीक है, दूसरा तरीका है कि आपको ग्रुप्स के अलावा आप ऐसी सिमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं कि आप उस मॉलिक्यूल को एक ऐसे प्लेन से गुजारें इमेजिनरी, जिससे गुजरने के बाद जो 2 हाफ्स हैं, 2 आधे आधे पोर्शंस हैं, वो सिमिलर है या अनसिमिलर है, मतलब डिसिमिलर है। ठीक है, अगर वो सेम है तो एक कायरल वरना कायरल। अच्छा अब अगर जी पूछिए सर। ये जो फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल है जो एक कायरल है, उसमें अगर हम हाइड्रोजन की जगह मिथाइल लगा दें और मिथाइल की जगह हाइड्रोजन, तब भी वो एक कायरल ही रहेगा या कायरल बन जाएगा? तब भी एक कायरल रहेगा, लेकिन तब हमें प्लेन चेंज करना पड़ेगा। आप ये कह रही है ना कि कहाँ हाइड्रोजन लगा रही है, यहाँ मिथाइल लगा रही है हाइड्रोजन की जगह। हाँ, मतलब हाइड्रोजन की जगह मिथाइल और मिथाइल की जगह हाइड्रोजन, ये कह रही है ना, आप इनको इंटरचेंज करना चाहिए। तो ऐसी सूरत में फिर आपको प्लेन चेंज करना पड़ेगा। फिर ये जो इस वक्त जो प्लेन नजर आ रहा है उस प्लेन पे तो ये कायरल नहीं, एक कायरल नहीं होगा, लेकिन फिर आप प्लेन कैसे गुजारेंगे, यूं गुजारेंगे, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखिए मैं समझाता हूं दोबारा, मुझे लग रहा नहीं आ रही समझ में। इस वक्त हमने ऐसी जगह से प्लेन गुजारा है जहां से 2 हाफ इक्वल हो रहे हैं। अब अगर मैं इस ग्रे हाइड्रोजन को और ब्राउन मिथाइल को इंटरचेंज कर देता हूं, मैं यहां मिथाइल ले आता हूं और यहां हाइड्रोजन ले आता हूं। ठीक है, तो जब मिथाइल यहां आ जाएगा और हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, तो इसके बाद मैं ऐसी जगह से प्लेन गुजारूंगा, यानी यहां से यूं डायगोनली, जो इस कार्बन को काटेगा काले वाले को, और इस क्लोरीन को और इस हाइड्रोजन को कट करेगा। ऐसा करने से क्या होगा, यानी मैं यूं डायगोनली गुजारूंगा, देखें मेरे कर्सर की मूवमेंट देखें, मैं यूं गुजारूंगा, यूं डायगोनल। ऐसा करने से क्या होगा, इधर मिथाइल मिल जाएगा और इधर मिथाइल मिल जाएगा, क्योंकि ये मिथाइल कह रही हैं आप बाद में, तो दोनों हाफ फिर भी सेम हो जाएंगे। तो हमें थोड़ा सा प्लेन की डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगी। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। अब देखिए 2 एनंशियोमर्स अगर हैं किसी मॉलिक्यूल में, यानी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, तो उनके नाम रखना पड़ेंगे, क्योंकि उनको रेफर करने के लिए आप कोई नाम से तो पुकारेंगे ना उनको, कि ये फला एनंशियोमर है, ये फला एनंशियोमर है। तो उन नाम रखने के लिए एक एनंशियोमर को हम आर कहते हैं, एक को एस कहते हैं। अभी जो आर और एस है, ये बेसिकली 2 वर्ड्स हैं। आर फॉर रेक्टस, RECTUS, एस फॉर सिनिस्टर, SINISTER। रेक्टस और सिनिस्टर बेसिकली ये फॉरेन वर्ड है, ये बेसिकली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। रेक्टस का मतलब होता है क्लॉकवाइज और सिनिस्टर का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या क्लॉकवाइज क्या एंटी क्लॉकवाइज, ये अभी आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये 2-ब्यूटेनॉल है, इसमें हमने क्या किया, हाइड्रोक्सी को अबव द प्लेन रखा है और एक दफा इथाइल को लेफ्ट पे रखा और मिथाइल को राइट पे रखा है।
दूसरी दफा हमने उल्टा कर दिया, मिथाइल को लेफ्ट पे मिथाइल को राइट पे रख दिया। तो अब अगर हम खाली IUPAC ने जो हमने अब तक पढ़ा है उसकी बेसिस पे नाम दे तो हम तो उसको 2 butanol ही कहेंगे दोनों को। लेकिन जाहिर सी बात है ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के एनेंटियोमर्स हैं, यानी डिफरेंट है, स्टीरियोआइसोमर्स है। तो 2 butanol के साथ हमें कोई और डिफरिंग टर्म भी यूज करना पड़ेगी जो 1 को सोलली डिफर करे 2 के साथ, यानी 1 को कुछ और बोले और 2 को कुछ और बोले। तो इसके लिए हमें R और S बोलना पड़ता है। अब R और S को असाइन करने के लिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन को कुछ रूल सेट करना पड़ता है। अब ये रूल पढ़िएगा तवज्जो के साथ। पहला रूल है कि आपको प्रायोरिटीज असाइन करनी होती है। वो जो कायरल कार्बन है जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं वो 4 डिफरेंट प्रायोरिटीज है बेसिकली, और जो प्रायोरिटी है ना वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर होती है। हायर द एटॉमिक नंबर मोर प्रायोरिटी इज गिवन, ठीक है, एंड लेसर द एटॉमिक नंबर लेस प्रायोरिटी इज गिवन। ये रूल 1 है। रूल 2 ये है कि अगर किसी 2 एटम की प्रायोरिटी सेम आ जाए, और ऐसा अक्सर होगा, तो फिर आपको नेक्स्ट मेंबर की तरफ जाना होगा। आप नेक्स्ट यानी उसका जो इमीडिएट मेंबर होगा या नेबर होगा, आप उसकी प्रायोरिटी चेक करेंगे क्या वहां पे डिफरिंग फैक्टर आ रहा है। अगर वो भी नहीं आ रहा तो और आगे जाएंगे, यानी यू विल कीप ऑन गोइंग अंटिल यू फाइंड द डिफरिंग फैक्टर। आपको डिफरिंग फैक्टर मिल जाए, यानी आपको ऐसा रीजन मिल जाए जहां से आप कह सके कि हाँ भाई इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है और इसकी कम है। और वाज़ेह रहे, दोबारा बता दूं, प्रायोरिटी इज सेट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। रूल 3 ये है, वंस यू हैव प्रायोरिटाइज, जब आपने प्रायोरिटाइज कर ही लिया है, यानी आपने बता दिया है कि ये फला कायरल कार्बन है जिसके 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ये जिसमें से ये 1 प्रायोरिटी का है, फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो फिर जो लीस्ट प्रायोरिटाइज ग्रुप है यानी 4 नंबर जो सबसे कम प्रायोरिटी वाला है, या यू कहना जिसमें सबसे कम एटॉमिक नंबर है, अमूमन हाइड्रोजन ही होता है। लीस्ट प्रायोरिटी में अमूमन यानी 4 नंबर में लीस्ट प्रायोरिटाइज में हाइड्रोजन होता है अमूमन, यूजुअली, क्योंकि हाइड्रोजन से छोटा तो कोई एटॉमिक नंबर होता नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन ही होता है। बहुत रेयर कुछ केस में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, वो फिलहाल हम उसको स्किप करेंगे उस एडवांस टॉपिक को। अच्छा खैर, तो लीस्ट प्रायोरिटाइज ग्रुप को आप बिहाइंड द प्लेन व्यू करेंगे, यानी इस तरह आप मॉलिक्यूल को व्यू करेंगे कि आपके पर्सपेक्टिव से, आपके विजन से लीस्ट प्रायोरिटी आपसे फारदेस्ट हो, यानी आपसे दूर तरीन हो, अवे हो। ऐसा करने से जो शुरू के 3 प्रायोरिटीज होंगी, यानी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी हाईएस्ट प्रायोरिटी, सेकंड हाईएस्ट एंड थर्ड हाईएस्ट, उनकी डायरेक्शन ऑफ प्लेसमेंट देखेंगे। अगर आप फर्स्ट प्रायोरिटी से सेकंड प्रायोरिटी की तरफ मूव करें और सेकंड से थर्ड की तरफ करें, तो ये जो मोशन है, मूवमेंट है 1 से 2 और 2 से 3, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं, यानी 1 से 2 और 2 से 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये आर कॉन्फिगरेशन कहलाएगी। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है यानी काउंटर क्लॉकवाइज है, तो इसको हम इस मोशन को एस कहेंगे, इस एंटी क्लॉकवाइज मोशन को एस कॉन्फिगरेशन कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। आर यू विथ मी? जी सर। ओके, नाउ सी द एग्जाम्पल। Yes, sir. दिस इज 2-butanol और ये दिस इज अ पर्टिकुलर एनेंटियोमर, कोई एक मखसूस एनेंटियोमर है 2-butanol का। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आर कॉन्फिगरेशन का है, ये एस का है। तो पहला काम क्या है, आप इनकी प्रायोरिटी असाइन कर लें। ये अभी हमने किया क्या, ये जो कायरल कार्बन है यानी सेंट्रल कार्बन, इस पे जो इमीडिएटली 4 एटम्स लगे हुए हैं हमने वो लिख दिए, यानी इस सी के साथ O लगा हुआ है, ये रहा O, H लगा हुआ है, कार्बन लगा हुआ है, कार्बन लगा हुआ है, यानी ये इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर बनाया है डेलिबरेटली। ये दिखाने की कोशिश की है कि जो इमीडिएटली कार्बन से अटैच्ड 4 एटम्स है वो ये हैं। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। फिर आगे चल के फिर फर्दर जाहिर सी बात है O के साथ H भी लगा हुआ है और इस C के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, जब भी तो ये मिथाइल बन रहा है, और इस C के साथ 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल लगा हुआ है। लेकिन वो खैर बात की बात है, फिलहाल हम यही फैसला कर लेते हैं। तो बताइए OHC किसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होता है? ऑक्सीजन। तो इसीलिए ऑक्सीजन की प्रायोरिटी नंबर 1 हो गई इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में। ठीक है। दूसरी प्रायोरिटी किसको दें, कार्बन या हाइड्रोजन? कार्बन। अब मसला यह है कि कार्बन तो 2 हैं, दोनों तरफ कार्बन है, तो हम फैसला नहीं कर सकते, यानी हम 2 और 3 में डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर लेफ्ट वाला भी सी है, राइट वाला भी सी है, जाहिर सी बात नहीं कर सकते। अलबत्ता हाइड्रोजन जो नजर आ रहा है वो 4 नंबर है, हमेशा 4 होगा। हाइड्रोजन अगर
किसी कायरल सेंटर में हाइड्रोजन अटैच्ड है डायरेक्टली, तो दैट विल ऑलवेज 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 बी फोर्थ नंबर, यानी लीस्ट प्रायोरिटाइज ग्रुप। अब सारी जो बहस है ना, वो डिबेट जो है ना, वो 2 और 3 के डिसीजन पर है कि हम 2 किसको कहें, 3 किसको कहें। तो अभी हमने रूल 2 पढ़ा था कि अगर 2 एटम्स की सेम प्रायोरिटी हो तो हम उसका अगला मेंबर देखते हैं। तो आपके सामने है कि अगर मैं पूरी पिक्चर बनाऊं ये 2 और 3 के लिए, तो अब आप मुझे बताइए कि लेफ्ट वाला जो मिथाइल है और राइट वाला जो इथाइल है, इनमें से 2 किसको कहा जाए, 3 किसको कहा जाए? इथाइल को 2 होगा। एग्जैक्टली, इथाइल को हम 2 कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये कार्बन फर्दर 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन से अटैच है। ये वाली कार्बन यानी ये वाली, इट इज कनेक्टेड विद फर्दर 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन्स, एंड दिस कार्बन इज कनेक्टेड विद 3 हाइड्रोजन्स। तो 2 हाइड्रोजन से दोनों कनेक्टेड है, वो कॉमन बात हो गई। दोबारा अनकॉमन बात क्या है, डिफरेंट बात क्या है कि ये कार्बन एक कार्बन से कनेक्टेड है जबकि ये कार्बन नहीं है कनेक्टेड। तो कार्बन इज having more atomic number than hydrogen, that is why ethyl is overall given the second priority than methyl over methyl। तो ये यही बात मैं जो कह रहा था कि ये C 3H से कनेक्टेड है और ये C 1C और 2H से कनेक्टेड है। तो इस बेसिस पे हम इसको 2 प्रायोरिटी कहेंगे, उसको 3 प्रायोरिटी कहेंगे। तो ये जो हमने इतनी मेहनत करी, बेसिकली हमने ये प्रायोरिटी असाइन की है। हमने ये फैसला कर लिया कि कौन फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, कौन सेकंड, कौन थर्ड और कौन फोर्थ होगा। ठीक है, अब जब आप डिसाइड कर ही चुके हैं तो अब इसको व्यू करते हैं। ज़हन में रहे कि एक कायरल कार्बन पे एक हाइड्रोक्सी है, एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है, एक इथाइल है। ठीक है, अब ये देखिए ये रहा, और वापस इधर लाएं। जैसे आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, तो आपके सामने आपको पता है कि आपके लेफ्ट पे क्या है, मिथाइल, आपके राइट पे क्या है, इथाइल, ऐसी है ना। और ऊपर की तरफ क्या है, हाइड्रोक्सी, और पीछे की तरफ हाइड्रोजन है। ये जो हाइड्रोजन पीछे की तरफ है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं उतने श्योरिटी से क्योंकि हाइड्रोजन को हमने बिहाइंड द प्लेन वाले बॉन्ड से रिप्रेजेंट किया है, डॉटेड बॉन्ड से। ठीक है, तो अब ये देखें, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये इस तरह व्यू बन रहा है। ये देखें, स्क्रीन नजर आ रही है आपको, ये आई है, पर ह्यूमन आई, पर्सन आई, किसी की आंख है और देख रहा है वो उसको। तो जब वो देख रहा है ना, तो उसको हाइड्रोजन अपने से फारदेस्ट नजर आ रहा है, मिथाइल लेफ्ट पे नजर आ रहा है, इथाइल राइट हैंड पे नजर आ रहा है, और हाइड्रोक्सी ऊपर नजर आ रहा है। यानी ये वाला व्यू जो है, ये वाला और ये वाला एक ही है। जी पूछिए। सर जो लोएस्ट प्रायोरिटी होगी वो हमेशा बिहाइंड द प्लेन होगी? जी बिहाइंड द प्लेन होगी, या यूं कह लें फारदेस्ट फ्रॉम द ऑब्जर्वर होगी, ऑब्जर्वर से फारदेस्ट होगी, दूर तरीन होगी। और जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी वो कहीं पे नहीं, वो जरूरी नहीं है, वो अबव द प्लेन भी हो सकती है और वो ऑन द प्लेन भी हो सकती है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये हमसे मतलब है, ये 3 साइंटिस्ट थे, कैहन, इनगोल्ड, प्रीलॉग, उन तीनों ने रूल डिवाइस किए थे। इसको हम CIP कन्वेंशन कहते हैं। CIP कन्वेंशन आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो ये CIP रूल्स हैं, उन्होंने ये सेट कर दिया। वरना जाहिर सी बात है, हर शख्स जो है वो अपने हिसाब से रूल बना रहा होता, अपने हिसाब से व्यू कर रहा होता। तो सबको यूनिफॉर्म करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई जो लीस्ट प्रायोरिटाइज ग्रुप है दैट मस्ट बी फारदेस्ट फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अच्छा खैर, अभी देखिए, अब आप जब व्यू कर रहे हैं तो ये ऐसा व्यू नजर आ रहा है। क्या ख्याल है, ये स्क्रीन देखें, लेफ्ट पे मिथाइल, राइट पे इथाइल और ऊपर OH है, और ये जो सर्किल दिखाया है लार्ज, इसका मतलब है ये कार्बन, ये पीछे की तरफ के ग्रुप है जो आपको नजर नहीं आ सकता। वजह यह है कि ये आपकी आंख है, आप जब इस कार्बन को देख रहे हैं तो इसके बिल्कुल पीछे हाइड्रोजन छुपा हुआ है, यानी ये एक्लिप्स हुआ हुआ है, तो आप वो हाइड्रोजन देख नहीं सकते। ये बिल्कुल आसान सी मिसाल है ना। आप इस वक्त जैसे मेरा लेक्चर अपने लैपटॉप पे अगर ले रहे हैं, तो लैपटॉप का फ्लैप जो है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ होगा यकीनन। ठीक है, अब आप लैपटॉप के फ्लैप के पीछे कोई चीज रख दें तो वो आपको नजर नहीं आएगी क्योंकि फ्लैप सामने आ जाएगा, ऐसी है ना। और अगर आप फ्लैप को गिरा दें तो वो चीज नजर आ जाएगी आपको। तो ये जो कार्बन है ना, ये सामने आ गया इस हाइड्रोजन के, तो इसने, इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन को एक्लिप्स कर दिया है, इसलिए हमें हाइड्रोजन नजर नहीं आ रहा। तो बहरहाल इसकी प्रायोरिटी बना लें, OH फर्स्ट प्रायोरिटी थी, इथाइल दूसरी थी, मिथाइल तीसरी थी। अब बताइए 1 से 2 और 2 से 3 की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है?
क्लॉकवाइज सर। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये देखिए हाइड्रोक्सी से इथाइल, इथाइल से मिथाइल, मिथाइल से दोबारा हाइड्रोक्सी, अगर आप देखें तो क्लॉकवाइज है। और यहाँ से जरा देखने में आपको जाहिर सी बात है मुश्किल समझ में आएगा इस पिक्चर से कि OH से इथाइल यूं जा रहा है, फिर इथाइल से मिथाइल आ रहा है, मिथाइल से यूं जा रहा है, इसीलिए ये पिक्चर ज्यादा बेहतर है। बहरहाल क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब है ये जो कायरल कार्बन है ये वाला, ये R कॉन्फ़िगरेशन का है या S कॉन्फ़िगरेशन का है? R कॉन्फ़िगरेशन। R कॉन्फ़िगरेशन का है, ठीक है। और ये जो 4 नंबर लिखा है ये इसलिए लिखा है कि 4 लिख तो जरूर दिया है, लेकिन हाइड्रोजन दिखाया जानबूझ के नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन बिल्कुल इस कार्बन के जस्ट पीछे छुपा हुआ है। तो उन्होंने बस 4 लिखा है, इसका मतलब ये है कि पीछे एक ग्रुप है जिसकी प्रायोरिटी 4 है, एंड दैट इज श्योरली हाइड्रोजन इज, ठीक है। तो एरोज आर क्लॉकवाइज, सो इट इज R। तो इस मॉलिक्यूल का पूरा नाम हो जाएगा R2 ब्यूटेनॉल, ठीक है, या R ब्यूटेन 2 ओल, अगर आप मॉडर्न नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, ठीक है। बहरहाल R हो जाएगा, ये S नहीं होगा। और एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम डायरेक्ट करने की प्रैक्टिस करते हैं। ये कायरल कार्बन है, क्योंकि 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। प्रायोरिटी असाइन करें, 1 किसको कहें, 2 किसको कहें, 3 किसको कहें, 4 किसको कहें? पहली सर क्लोरीन, वेरी गुड, शाबाश। क्लोरीन होगा, फिर तीसरी O, कार्बन, फिर कार्बन होगा, और 4 नंबर हाइड्रोजन होगा, वेरी गुड। अब आप यहां से व्यू करें राइट हैंड से, तो आप हाइड्रोजन अपने से फारदेस्ट पाएंगे, ठीक है। तो अब बताएं कि ये जो व्यू है इसमें आपको ऐसा नजर आएगा कि मिथाइल आपके राइट हैंड पे होगा और हाइड्रोक्सी आपके लेफ्ट हैंड पे होगा, अगर आप ये यहां से व्यू कर रहे हैं, मैं जो एरो कर्सर मूव कर रहा हूं, तो ऐसी व्यू नजर आएगा आपको, जैसे ये नजर आ रहा है स्क्रीन पे सामने। यस सर। अच्छा, अब आप बताइए कि ये मोशन क्या है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, वेरी गुड, क्योंकि 1 से 2 और 2 से 3। तो ये कार्बन जो कायरल कार्बन है इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? S होगी। S हो गई, बस, वेरी गुड। नाउ कम टू द सेकंड एग्जांपल। इसमें भी प्रायोरिटी असाइन कीजिए, पहला काम हमेशा यही होता है प्रायोरिटी असाइन करने का। हु इज द वन? सर पहली ब्रोमीन, दूसरी ऑक्सीजन, तीसरी कार्बन, इथाइल वाली कार्बन, फिर मिथाइल और होगा, चौथी मिथाइल वाली कार्बन। वेरी गुड, शाबाश। अब आप बताइए इनकी क्लॉकवाइज, इनकी जो डायरेक्शन है, मोशन है 1 से 2, 2 से 3, वो कैसी है? क्लॉकवाइज सर। क्लॉकवाइज। क्योंकि अगर आप यहां से व्यू करते हैं, यहां से इस तरह के मिथाइल आपसे फारदेस्ट है, तो आपके लेफ्ट हैंड पे ब्रोमीन होगा और राइट हैंड पे इथाइल होगा और ऊपर मिथॉक्सी होगा। लेफ्ट पे ब्रोमीन, राइट पे इथाइल, ऊपर मिथॉक्सी। अब बताइए ब्रोमीन से मिथॉक्सी, इसको मिथॉक्सी पढ़ते हैं, ठीक है ना, OCH3 को। ब्रोमीन से मिथॉक्सी, मिथॉक्सी से इथाइल, इज इट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। सो शुड इट बी R configuration. R कॉन्फ़िगरेशन, वेरी गुड, ठीक है। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। नाउ कम टू दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, assign the priority again. सर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, सर ब्रोमीन, क्लोरीन, फिर हाइड्रो। ब्रोमीन, क्लोरीन, हाइड्रोक्सी और हाइड्रोजन, वेरी गुड, हाइड्रोक्सी, ठीक है। अच्छा, अब ये हम प्रायोरिटीज असाइन कर लेंगे, लेकिन हम पहले एक काम कर लेते हैं, क्योंकि जो 4 नंबर प्रायोरिटी है हाइड्रोजन, दैट शुड बी बिहाइंड द प्लेन, ताकि आप आसानी से इसको परसीव कर सकें। तो पहले हम इस मॉलिक्यूल को रोटेट कर लेते हैं, ताकि ये जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है ये पीछे चला जाए, ठीक है। ये देखिए, यही कहना चाह रहे हैं, रोटेट द CCl बॉन्ड सच दैट द हाइड्रोजन इज पॉइंटेड टू द बैक। तो आप इस पूरे मॉलिक्यूल को, यानी समझिए ऊपर से क्लोरीन को आप हाथ से पकड़ के एंटी क्लॉकवाइज मूव कर दें, यानी ये जैसे ये छोटे से एरो नजर आ रहे हैं आपको ग्रे कलर के, जब आप मूव करेंगे तो CCl बॉन्ड, तो जाहिर सी बात है कि एक रॉड लाएगा, ये तो वहीं रहेगा, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है ये घूम के इधर आ जाएगा, ब्रोमीन इधर आ जाएगा और OH इधर आ जाएगा। तो आप ये दोनों पिक्चर को देखें और कन्विंस करें अपने आप को कि आपको समझ में आ रही है ये रोटेशन। जी सर। यस सर। अच्छा, ये रोटेशन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? सर क्लॉकवाइज है और R होगा। अरे वो बात की बात है, पहले मुझे ये बताइए, ये रोटेशन जो हमने की है क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज, या। अच्छा, और ये बताइए कि कितने डिग्री पे रोटेट किया गया है? 90 90 डिग्री में। भाई अगर 90 360 होता तो वही वापस आ जाता पूरी रोटेशन के बाद।
सर 60 सर आई गेस 90 180 सर। ना 60 है ना 180 है, 9.5 120 सर 120 डिग्री। शाबाश। कौन है? 109 सर। ना 120 वाले कौन है? उस्मान कराची। उस्मान फ्रॉम कराची, वेरी गुड। ये रोटेशन 120 डिग्री है। देखिए मैं बताता हूं कैसे। एक रोटेशन पूरी कितने डिग्री पे होती है? 360। तो ये एक रोटेशन का 1/3 तो है, एक कंप्लीट रोटेशन का 1/3 है। देखिए ना, हाइड्रोजन घुमा के हम ब्रोमीन की जगह पे लाए, और ब्रोमीन जब लाए तो ब्रोमीन ऑटोमेटिकली यहां आ गया OH की जगह पे, OH हाइड्रोजन पे चला गया। अब मैं फर्दर घुमा दूं, जैसे इसको, इस H को मैं ब्रोमीन की जगह पे ले आऊं, तो ब्रोमीन अजान का ब्रेक में दे रहा हूं 1 मिनट का। अच्छा, तो अब ये 120 डिग्री है क्योंकि ये 1/3 मूव हुआ है। अगली रोटेशन में क्या होगा? हाइड्रोजन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से OH और OH से हाइड्रोजन। फिर तीसरी रोटेशन में क्या होगा कि ये हाइड्रोजन अभी देखें एक यहाँ आया, फिर ये वापस यहाँ आ जाएगा। तो ओवरऑल रोटेशन 360 डिग्री की होगी, ये 120 डिग्री रोटेट हुआ है मॉलिक्यूल। बहरहाल अब जब ये हो ही गया है और हाइड्रोजन बिहाइंड द प्लेन चला ही गया है, तो अब आप असाइन कर लें प्रायोरिटी। आपको पता है ब्रोमीन 1 है, क्लोरीन 2 है, हाइड्रोक्सी 3 है। तो मूवमेंट क्या हो गई, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज सर। तो फिर क्या? हाँ ये देखें, तो मॉलिक्यूल क्या हुआ? R। ठीक है, R। ठीक है। अब ये वाली एग्जांपल करें क्विक। इससे बताइए प्रायोरिटी असाइन करें। आयोडीन नंबर 1, मिथॉक्सी नंबर 2, OCH। हाँ CH3 नंबर 3 और हाइड्रोजन 4। जी मोहम्मद उस्मान। जी मोहम्मद उस्मान। सर आप ये जिस तरीके से रोटेट कर रहे हैं इस तरह, तो फिर मैं एक क्लॉकवाइज वाली फॉर्मेशन को मैं फिर एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकता हूँ अगर मैं मॉलिक्यूल को एक तरफ से दूसरी तरफ रोटेट वो कर दूं। नहीं उस्मान, असल में अगर मॉलिक्यूल कोई पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन का होता है ना, जैसे R है लेट सपोज, तो आप उस पूरे मॉलिक्यूल को जैसे भी रोटेट कर दें वो R ही रहेगा, क्योंकि R और S कॉन्फ़िगरेशन की एब्सोल्यूट होती है, ये रिलेटिव नहीं होती है। एब्सोल्यूट से मतलब है कि जो उनकी ओरिएंटेशन स्पेस में सेट है वो वही रहेगी, ठीक है, वो चेंज नहीं हो सकती। अगर आप समझते हैं कि नहीं, जैसे आप कह रहे हैं लीस्ट प्रायोरिटी बिहाइंड द प्लेन होनी चाहिए और मैं उसको अगर अबव कर दूंगा तो क्या होगा, आप अगर उसको अबव कर देंगे तो जो ग्रुप्स अबव है वो बिलो हो जाएंगे, तो ओवरऑल इंपैक्ट वही पड़ेगा। फिर आप बजाय इसको फ्रंट से व्यू करने के जहां से आपको हाइड्रोजन दूर नजर आ रहा है, आपने अगर उस मॉलिक्यूल को घुमा के उल्टा कर दिया जिसमें हाइड्रोजन आप अपने पास लिया है, तो फिर आप अपने आप को उस साइड पे जाके व्यू करेंगे, तब वही पिक्चर दोबारा बन जाएगी। ये मॉलिक्यूलर मॉडल्स अगर आपके हाथ में होते हैं ना तो बेहतर आप इसको परसीव करते हैं। बहरहाल ये एग्जांपल पहले देखते हैं। इसमें भी हम लीस्ट प्रायोरिटी हाइड्रोजन को पहले बिहाइंड ले जाते हैं और वो इस तरह लेके जा रहे हैं कि ये जो CH3C का बॉन्ड है, यानी मिथाइल और इस कायरल कार्बन का, इसको पकड़ के एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया आपने। तो ऐसा करने से हाइड्रोजन यहां से यहां आ गया और आयोडीन यहां से मिथॉक्सी की जगह पे चला गया और मिथॉक्सी हाइड्रोजन की जगह पे आ गया, तो हाइड्रोजन बिहाइंड द प्लेन हो गया। अब अभी आपने कहा था आयोडीन नंबर 1 है, मिथॉक्सी नंबर 2 है, मिथाइल नंबर 3 है और हाइड्रोजन नंबर 4 है, तो ये डायरेक्शन क्या हो गई, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज हो गई। तो ये आपका एस कॉन्फ़िगरेशन का हो गया। जी पूछिए। सर ये रोटेशन कितने डिग्री पे हुई है? ये भी 120 डिग्री हुई है, 120 डिग्री। अच्छा, अभी एक और रूल है, हमने देखे 3 रूल पढ़े इफ यू रिकॉल। पहला रूल तो पढ़ा था कि जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं उनकी प्रायोरिटी असाइन करनी होती है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। दूसरा पढ़ा था कि अगर 2 एटम्स में टाई पड़ जाए, यानी सेम प्रायोरिटी आ रही हो, तो उसका अगला नेबर देखते हैं, अगर वो भी सेम है तो और अगला, और देखते रहते हैं जब तक डिफरिंग पॉइंट ना आ जाए। तीसरा रूल मतलब रूल नहीं है, तीसरी तो बात है कि अगर आपने जब प्रायोरिटी असाइन कर ही ली है तो फिर आप बता दें कि वो आ रही है ऐसे, लेकिन शर्त यह है कि जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है दैट मस्ट बी फारदेस्ट फ्रॉम द ऑब्जर्वर, वो ऑब्जर्वर से फारदेस्ट होना चाहिए। अब ये चौथी बात कह रहे हैं। जी जी बोले सर, जो आपने 120 डिग्री रोटेशन समझाई थी वो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दें प्लीज। ये देखिए, ये चूंकि 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन और मिथॉक्सी ऑन द प्लेन है
और मिथाइल अबव द प्लेन है और आयोडीन बिलो द प्लेन है, ठीक है ना। अब ये कह क्या रहे हैं कि मैं अगर मिथाइल और कार्बन यानी इस मिथाइल को इस कार्बन को पकड़ के एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दूं तो हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, आयोडीन इधर आ जाएगा यानी मिथॉक्सी की जगह पे, और मिथॉक्सी इधर आ जाएगा। ये 1/3 रोटेशन है टोटल रोटेशन की, यानी फुल रोटेशन की 1/3 है, ठीक है। अगर मैं हाइड्रोजन को इतना घुमाऊं कि वापस हाइड्रोजन हाइड्रोजन की जगह पे आ जाए और आयोडीन आयोडीन की जगह पे और मिथॉक्सी मिथॉक्सी की, तो यानी ये कंप्लीट रोटेशन हो जाएगी 360। तो ये 1/3 है, 1/3 है उस ओवरऑल रोटेशन की, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मॉडल्स अगर आपके हाथ में हो ना तो आप इसको बेहतर समझेंगे। अच्छा, मैं आपको एक आइडिया दूंगा। एक तो मॉलिक्यूलर मॉडल्स अगर आप परचेज कर लें तो बेस्ट है, तकरीबन 1500 रुपीज के होंगे। मैं आपको एक आइडिया दूंगा, अगर आप फिलहाल नहीं खरीद सकते किसी भी वजह से तो वो लीजिएगा आटा, नीडेड फ्लोर, गूंदा हुआ आटा ना, गीला जो होता है जिससे रोटी बनती है, मैंने पेड़ा जो होता है छोटा, वो गोल करिएगा, उसमें 4 मैच स्टिक लगाइएगा, माचिस की तीलियां, ठीक है, पेनिट्रेट कर दीजिएगा और वो ऐसे पर्टिकुलर एंगल से कीजिएगा कि हर 2 स्टिक के दरमियान 109 का एंगल हो, यानी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जिसे कहते हैं ना, वैसा आप उसको स्टिक उसको पेनिट्रेट कर दें मैच स्टिक्स को अराउंड द नीडेड फ्लोर और उसको ड्राई कर लें उस आटे को। तो ये आपका होममेड मॉलिक्यूलर मॉडल तैयार हो जाएगा, इंतहाई इकोनॉमिकल बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट। बाद में उसमें इनोवेशन करनी है तो 4 स्टिक से तो चारों का कलर चेंज कर दे ताकि समझने में आसानी रहे, को अलग अलग रंग कर दें। तो ये आपका होममेड, फिर आप इसको देखें, मतलब आप फिर ना बार बार कोई भी एक बॉन्ड को घुमाएं फिर चेक करें, कभी किसी एक बॉन्ड को अबव प्लेन करें, एक को बिहाइंड करें, तो आपके जहन में बैठ जाएगी कि जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है वो होती कैसे है, मतलब एक्चुअल में दिखती कैसे, और उसको हम जब रोटेट करेंगे तो किसको रोटेट करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा और किसको नहीं करेंगे तो क्या फर्क नहीं पड़ेगा, और रोटेट कर भी देंगे ना तो उसकी जो ओरिएंटेशन है, रिलेटिव ओरिएंटेशन है, वो चेंज नहीं होगी, सॉरी जो एब्सोल्यूट ओरिएंटेशन है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो आप ये करके देखिएगा, उम्मीद है आपको और बेहतर समझ में आएगा मॉलिक्यूलर मॉडल्स। वरना फिर दूसरा ऑप्शन है, वैसे तो यही बेस्ट है मॉलिक्यूलर मॉडल, चाहे असली हो तो बेस्ट है, वरना होममेड बनाए। दूसरा ऑप्शन है कि आप कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें भी 3 डायमेंशनल एनिमेशन होती हैं, उसको आप रोटेट करके भी देख सकते हैं, बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ओके, अब रूल 4 देख रहे थे। ये कहता है कि अगर आपका कोई ग्रुप डबली या ट्रिपली बॉन्डेड है, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो फिर आपको अज्यूम ये करना होगा फॉर द टाइम बीइंग कि वो सैचुरेटेड है, यानी डबल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड अज्यूम करें और ट्रिपल बॉन्ड को भी। और अगर अज्यूम कर रहे हैं, देखो जहन में रहे, अज्यूम का मतलब सिर्फ तसव्वुर कर रहे हैं, रियल में नहीं है। और जब आप अज्यूम कर रहे हैं उसको, तो फिर आप उस पर कुछ ग्रुप्स लगाएंगे। क्या मतलब, ये कार्बोनाइल है, सी डबल बॉन्ड O, तो इसको आप ऐसा अज्यूम करेंगे, यानी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड O। ये जो पाई बॉन्ड ब्रेक किया है तो आपने मतलब दोनों एटम्स की वैलेंसी खराब कर दी है, कार्बन और ऑक्सीजन की। तो इस C के साथ आप O लगा दें और O के साथ C लगा दें, यानी वाइस वर्सा, ठीक है। ये इसको हम कहते हैं फैंटम एटम, PHANTOM, फैंटम एटम। यानी ये रियल एटम नहीं है, ये ऐसी एक फैंटम है, यानी फैंटम को उर्दू में कहते हैं भूत। तो ये एक ऐसी एक इमेजिनरी चीज है, फैंटम एटम। इसी तरह आप इस एल्कीन का जो C डबल बॉन्ड C है, इसको जब ब्रेक करेंगे तो इधर भी C लगा दें, इधर भी C लगा दें, क्योंकि दोनों CC है। तो ये जो C हम लगा रहे हैं, CC या CO, या अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आप ट्रिपल बॉन्ड में चूंकि आपको 2 दफा सैचुरेशन करना पड़ेगी, तो आपको 4 टोटल एटम्स लगाना पड़ेंगे, 2 इधर और 2 उधर। ये फैंटम एटम्स कहलाते हैं। ये आपको अभी समझ में अच्छा आएगा जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे। ये स्क्रीन पे आपके सामने है, इनकी प्रायोरिटी बताइए। 1 कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। 2 कौन है? ऑक्सीजन। 2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखें 2 में थोड़ी प्रॉब्लम है कि हम ये भी C है ये भी C है। ऐसा करते हैं हम पहले 4 डिसाइड कर लेते हैं। 4 तो ये रहा, अब आते हैं 2 पे। अब 2 और 3 का जो डिसीजन है ना, यानी मिथाइल वर्सेस विनाइल, इसको विनाइल कहते हैं, आपको नाम आप पता है क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं दफा। तो मिथाइल वर्सेस विनाइल का डिसीजन लेते हैं। देखें ये जो विनाइल है, इट इज इक्विवेलेंट टू दिस, मतलब मैं इस C डबल बॉन्ड C को ब्रेक करूं और दोनों तरफ CC लगा दूं, कार्बन कार्बन लगा दूं, तो ये यानी ये चीज यहां लिखी हुई है। ये इसका मतलब है कि इस C के साथ, मिथाइल वाले C के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, जबकि इस C के साथ क्या लगा हुआ है, 1 कार्बन और 1 और कार्बन और 1 हाइड्रोजन।
अब देखें, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन वो तो एक्चुअल है, वो तो असली है, एक कार्बन एक हाइड्रोजन वो तो रियल है, ये वाला कार्बन और ये वाला हाइड्रोजन। और ये जो एक इजाफी कार्बन हम लेकर आए ना, ये फैंटम है, ये हमने ऐसी सपोज किया है जब हमने पाई बॉन्ड को ब्रेक किया है। तो यहां तो चूंकि डिसीजन आसान था कि वैसे ही पता, आपने वैसे ही कह दिया था बगैर इतनी लंबी चौड़ी बहस किए कि भाई विनाइल सेकंड प्रायोरिटी होगी, मिथाइल थर्ड होगी। लेकिन ये आगे चल के केस कुछ कॉम्प्लिकेट होंगे, तो उस वक्त आपको ये फैंटम एटम से समझना पड़ेगा। बहरहाल अभी जल्दी से बताइए, आ रहे या ऐसे ही है? सर एंटी क्लॉकवाइज है तो ऐसे होगा, ऐसे है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, वेरी गुड, है ना? ये तो यहीं से व्यू हो रहा है ना, 1 2 3, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें बताइए कि नंबर 1 कौन है? क्लोरीन, 2 हाइड्रोक्सी, 3 ऑक्सीजन, एसिटाइल ग्रुप, ठीक है, ये एसिटाइल ग्रुप है, और 4 हाइड्रोजन है। अच्छा यहाँ पे अच्छा वैसे सॉरी आंसर दिख गया। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? आप 1 से 2 और 2 से 3 मूव करके देखें अपने आप इसको क्लॉकवाइज, प्रायोरिटाइज ग्रुप को, तो क्लॉकवाइज आ रहा है। नाउ कम टू दिस एग्जांपल, व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी एंड व्हाट इज द सेकंड? क्लोरीन, क्लोरीन फर्स्ट है, वेरी गुड। हाइड्रोजन फोर्थ है, ठीक है, हाइड्रोजन फोर्थ है, हाइड्रोजन तो हमेशा ही 4 होगी। अब बताइए 2 किसको कहें, CH2OH को या C डबल बॉन्ड OCH3? C डबल बॉन्ड और CH3, C डबल बॉन्ड OCH2 को, वेरी गुड। क्यों? देखें, यानी आप कार्बोनाइल वाले को 2 कहना चाह रहे हैं। इसकी वजह यह है कि ये C जो है ना, डायरेक्टली एक कार्बन से कनेक्ट है और एक ऑक्सीजन से कनेक्ट है, ठीक है, बस। लेकिन ये चूंकि डबल बॉन्डेड है यानी अनसैचुरेटेड है, तो आप इसका सिंगल बॉन्ड करें और इस C के साथ यानी कार्बोनाइल कार्बन के साथ O कनेक्ट कर दें, O क्योंकि यहां से आया है, और इस O के साथ C कर दें। ये जो इजाफी खुद से कनेक्ट कर रहे हैं ना एटम, इसको फैंटम एटम कहते हैं, यानी ये रियल में नहीं होते लेकिन सिर्फ समझाने के लिए। तो ओवरऑल इस C के साथ एक C, एक O और एक दोबारा C, यानी COO हो गए। जबकि इस C के साथ 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है सॉरी। तो एसिटाइल जो है सेकंड प्रायोरिटी पे चला जाएगा और CH2 थर्ड प्रायोरिटी पे। अब बताइए ये आ रही है ऐसे? सर आर S, एंटी क्लॉकवाइज है ना जी, एस होगा, S होगा, S है, ये S है, वेरी गुड। अच्छा मुझे एक ब्रेक दीजिए 1 मिनट का। ओके स्टूडेंट्स, आई एम बैक। जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? सर ये जो R और S कॉन्फ़िगरेशन है उससे क्या डिफरेंस पड़ता है मॉलिक्यूल की नेचर? मॉलिक्यूल की जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है वो इंटायरली डिफरेंट हो जाती है, और खास तौर पे ड्रग्स में तो बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि ड्रग्स का तो जाहिर सी बात है काम ही ये होता है कि जब वो बॉडी में जाती है तो मुख्तलिफ एंजाइम के साथ या मुख्तलिफ प्रोटीन रिसेप्टर्स के साथ डिफरेंटली इंटरेक्ट करती है और डिफरेंट बिहेवियर शो करती है, ठीक है ना? तो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस, डिफरेंट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो रेंडर करती हैं। अब कुछ ड्रग्स हैं स्क्रीन पे नजर आएंगी थोड़ी देर बाद, वो देखते हैं। ये बात तो हम पहले दिखा चुके थे आपको। ये देखिए, ये जो ड्रग है रेड वाली, रेड कलर में दिखाई है, ये एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। दूसरी ये पार्किंसन ट्रीटमेंट के लिए है, डोपा। ये दिखाने का मकसद ये है कि इनमें कायरल सेंटर मौजूद है। ये रहा, ये कायरल सेंटर है जहां मेरा कर्सर है, और इधर ये कायरल सेंटर है। तो ये अक्सर जो ड्रग्स होती हैं, यानी 55% जो ड्रग्स हैं, 65% वो कायरल ही होती हैं, ठीक है, और बहुत स्पेसिफिक होती है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो एंजाइम होता है वो भी कायरल होता है, क्योंकि एंजाइम जाहिर सी बात है अमीनो एसिड से बनता है, वो मुख्तलिफ पेप्टाइड से, तो वो भी कायरल होता है। तो फिर ये कायरल रिकॉग्निशन एक प्रोसेस होता है, यानी कायरल मॉलिक्यूल किस तरह किसी कायरल एंजाइम के साथ जाके स्पेसिफिकली इंटरेक्ट करता है और स्पेसिफिक फीचर जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो ऑफर करता है। दूसरे और एग्जांपल्स हैं, नेप्रोक्सिन है, ये तो बहुत ही कॉमन सी ड्रग है, पेन किलर है और एंटी इंफ्लेमेटरी है, ग्रीन वाली जो है, ये कायरल कार्बन है इसमें, ठीक है, ये अस्थमा के लिए होती है, ये यहाँ से ये कायरल कार्बन है, ठीक है।
अच्छा, बहरहाल ये एग्जाम्पल दिखाने का मकसद ये है कि मोस्टली जो ड्रग्स होती हैं उनमें कायरल सेंटर मौजूद होता है, ठीक है। अब देखिए छोटी सी बात है, ये जो नेप्रोक्सिन है इसमें ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप अबव द प्लेन है। अगर मैं इस कार्बोक्सिलिक को बिहाइंड द प्लेन कर दूं तो ये इसका दूसरा एनेंशियमर हो जाएगा, है ना, कुछ और हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि वो जो एनेंशियमर है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी ही रहे, वो कुछ भी हो सकता है कि वो पॉइजनस ना हो जाए, ठीक है। यानी एक्सट्रीम की मैं एक्सट्रीम पे हर बात ले जाके बात कर रहा हूँ, तो बिल्कुल डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफर कर सकता है। इसी तरह ये जो सिंगल लेयर है, यहाँ पे जो सल्फर है ये बिहाइंड द प्लेन है। अगर मैं इसको अबव द प्लेन कर दूं इसी मॉलिक्यूल में, तो मे बी के वो, बल्कि मे बी का बहुत इम्कान है कि वो एस्थमा के लिए होगा ही नहीं, किसी और बायोलॉजिकल पोटेंसी के को डील करेगा। ये हो सकता है कि वो इनएक्टिव ही हो, मतलब वो कोई काम ही ना करे, ठीक है, बायोलॉजिकली। अच्छा, अब हमने जो वाला मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन अबव द प्लेन होगा ना? श्योरली, जी श्योरली, क्योंकि ये तो लाइन एंगल फॉर्मूला है, मैं आपको बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ, जिसमें हम बताते हैं कि हाइड्रोजन हमें शो नहीं करने होते कार्बन के साथ जो होते हैं, तो वो अंडरस्टूड होते हैं। इसमें हाइड्रोजन अबव द प्लेन होगा, इस वाले में हाइड्रोजन बिलो द प्लेन होगा, इस मॉलिक्यूल में। स्टीरियोआइसोमर्स हमने अब तक पढ़े एसाइक्लिक कंपाउंड्स के, अब हम साइक्लिक कंपाउंड्स के पढ़ते हैं। तो ये मॉलिक्यूल है, मैं थोड़ा स्पीड से चलूंगा क्योंकि हम कॉन्सेप्ट बना चुके हैं। ये मॉलिक्यूल है, अगर इसका एनेंशियमर बनाए, मिरर इमेज बनाए सॉरी, तो वो ये बनेगा, और इसको इसके ऊपर अगर आप रख दें तो क्या सुपर इम्पोज करेगा? नो सर। अच्छा, पहली बात तो ये है, हाँ नहीं, पहली बात तो ये है, मुझे जो इसमें मिस्टेक नजर आ गई है वो ये है कि ये इसका मिरर इमेज है ही नहीं, सॉरी, इट शुड बी लाइक दिस। अगर आप मेरी बात समझ गए तो अब देखो दोबारा, ठीक है, वो गलत बना हुआ था। ये इसका मिरर इमेज है, इसको इस पे रखेंगे तो ये सुपरइम्पोज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपस में कौन हुए? इनेंशियोमर्स हुए। जबकि ये वाला मॉलिक्यूल है दूसरा, इसका मिरर इमेज जो है वो इसी के ऊपर अगर आप प्लेस करेंगे तो फिट हो जाएगा, यानी सुपर इम्पोज होगा। तो ये वाला जो दूसरा मॉलिक्यूल है ये ए कायरल है, और पहला वाला मॉलिक्यूल क्या है? कायरल है। और अगर कायरल है तो फिर इसके दो एनेंशियोमर्स होंगे पहले वाले के, और है ए कायरल के एनेंशियोमर नहीं होते। अच्छा, ए कायरल हमने इसको अभी कहा चूंकि इसका मिरर इमेज इसी पे सुपर इम्पोज होगा। दूसरा तरीका इसको जज करने का कि वेदर इट इज कायरल और नॉट, आप इसमें प्लेनोसिमेट्री ढूंढें। इस मॉलिक्यूल में प्लेनोसिमेट्री आपको नजर आ रही है, रेड वाली, मतलब आप हाइपोथेटिकली इसको यहां से कोई प्लेन लेके काट दें, इस मॉलिक्यूल को रख दें, तो जो लेफ्ट हाफ है वो राइट हाफ के बिल्कुल सिमिलर है, तो यानी ये सिमेट्री मौजूद है। तो चूंकि इस मॉलिक्यूल में प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट है तो ये मॉलिक्यूल क्या हुआ? ए कायरल हुआ, ठीक है, ए कायरल। अच्छा, अब एक नई टर्म आ गई, मीजो, MESO। मीजो जो कंपाउंड होता है वो ए कायरल तो होता है, लेकिन वो कंपाउंड होता है जिसके अंदर कायरल सेंटर मौजूद होता है। मतलब आप अगर गौर से देखें इस कार्बन को, जो मेरे कर्सर पे आ रहा है, खाली एक कार्बन को देखिएगा, ये कार्बन कायरल है या ए कायरल है? कार्बन कायरल है क्योंकि चार डिफरेंट ग्रुप्स है ना, मिथाइल है, हाइड्रोजन है, और यहां से देखें तो CH2 है, जबकि यहां से देखें तो C के साथ Me लगा हुआ है। ये वाली कार्बन कायरल कार्बन है, और ये वाली कार्बन भी कायरल कार्बन है, जबकि ओवरऑल मॉलिक्यूल ए कायरल है बिकॉज ऑफ प्लेनोसिमेट्री। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कायरल कार्बन मौजूद हो लेकिन ओवरऑल वो मॉलिक्यूल ए कायरल हो बिकॉज ऑफ प्लेनोसिमेट्री, तो उन मॉलिक्यूल्स को हम मीजो कंपाउंड कहते हैं। जी लाइबा आमिर फ्रॉम कराची। सर आप ये रिपीट कर देंगे कि कार्बन कायरल कैसे है? कार्बन कायरल ऐसे है कि कायरल कार्बन से मतलब होता है कार्बन हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप्स। तो आप इस कार्बन को गौर से देखिए, इसके साथ H लगा हुआ है और मिथाइल लगा हुआ है, ये दो अलग ग्रुप हो गए। यहाँ पे CH2 लगा हुआ है और राइट हैंड पे C लगा हुआ है और उसके साथ एक मिथाइल लगा हुआ है। तो CH2 एक अलग ग्रुप है, C मिथाइल एक अलग ग्रुप है, तो 4 डिफरेंट ग्रुप्स हो गए। तो ये वाली कार्बन जो कर्सर में आ रही है ये कायरल है, यही केस इसके साथ भी है। कार्बन तो कायरल है लेकिन मॉलिक्यूल ए कायरल है, ठीक है। अच्छा सर, जी पूछिए। सर ये पहला वाला एनेंशियोमर किसका है? पहले वाला ऐसा है कि
ये मॉलिक्यूल का मिरर इमेज ये बना हुआ है, और इस मॉलिक्यूल को उठा के अगर आप इस पे रखेंगे तो सुपर इम्पोज नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये देखे ना, आप इसको उठा के इस पे रखेंगे तो ये मिथाइल इस H के ऊपर आएगा तो सुपर इम्पोज नहीं होगा, ये H इस मिथाइल पे आएगा। तो इसलिए पहला वाला मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के इनइंशियमर्स हैं। अच्छा, अब मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि मेरी बात गौर से सुनिएगा। इमेजिन करें इथेन का मॉलिक्यूल CH3CH3। इथेन के में 2 कार्बन होते हैं, वो कार्बन दोनों क्या होती है, कायरल या ए कायरल? ए कायरल होती है। अच्छा, और मॉलिक्यूल भी ओवरऑल क्या होता है इथेन का, कायरल या ए कायरल? ए कायरल। लेकिन हम इथेन मॉलिक्यूल को मीजो कंपाउंड नहीं कहते हैं, क्या वजह है? सर उसमें कार्बन और कंपाउंड दोनों एक कायरल है। जी, वेरी गुड, उसमें कार्बन और कंपाउंड दोनों एक कायरल। तो मीजो कंपाउंड भी एक कायरल होता है, जिस तरह इथेन एक कायरल है, लेकिन मीजो कंपाउंड ऐसा एक कायरल कंपाउंड होता है जिसके अंदर कार्बन जो है ना, 2 कार्बन एटलीस्ट, वो कायरल होते हैं, लेकिन फिर भी मॉलिक्यूल एक कायरल होता है बिकॉज ऑफ प्लेनोसिमेट्री। लेकिन इथेन में तो कार्बन ही एक कायरल है, तो उसको हम मीजो नहीं कहेंगे, उसको हम सीधा सीधा एक कायरल कहेंगे। तो खुलासा ये है कि जो हर मीजो कंपाउंड है वो लाजमी एक कायरल होगा, लेकिन हर एक कायरल कंपाउंड जरूरी नहीं कि हमेशा मीजो हो। एक कायरल कंपाउंड मीजो भी हो सकता है और नॉन मीजो भी हो सकता है, जैसे इथेन नॉन मीजो है, मीजो नहीं है लेकिन एक कायरल है। ठीक है, तो यू कह ले कि एक कायरल जनरल टर्म है, मीजो उसका एक स्पेसिफिक वर्जन है। ठीक है, अच्छा सर? जी सर मीजो कंपाउंड में जो आपने बोला था कि मिनिमम 2 कायरल कार्बन होना जरूरी है, तो मतलब एक कायरल कार्बन होगा तब नहीं होगा वो? नहीं होगा। अगर मॉलिक्यूल में एक कायरल कार्बन है तो वो लाजमी कायरल होगा मॉलिक्यूल। 2 कायरल कार्बन है तो देखना पड़ेगा कि उनमें सिमेट्री एब्सेंट है या प्रेजेंट है। अगर एब्सेंट है तो वो एक कायरल है, अगर प्रेजेंट है तो वो एक कायरल है। 3 में ऐसा हो नहीं सकता कि मतलब 3 कायरल कार्बन है तो वो लाजमी तौर पे आपका कायरल होगा, यानी उसमें मीजो वो सिमेट्री नहीं हो सकती है। अच्छा, एक केस हो सकता है, मैं वो पढ़ाना नहीं चाह रहा, उसको फिर हम सूडो एसिमेट्रिक सेंटर कहते हैं, PSEUDO, सूडो। सूडो को उर्दू में कहते हैं झूठा, फेक, ठीक है ना, जाली। तो सूडो एसिमेट्रिक सेंटर होता है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो जाहिर सी बात है वो बहुत एडवांस्ड है, तो उसको फिलहाल स्किप करते हैं। लेकिन मैंने नाम आपको जानबूझ के बता दिया क्योंकि आप पे जो क्यूरियस स्टूडेंट होंगे वो उसको जरूर गूगल करेंगे और बुक्स पे देख के पढ़ने की कोशिश करेंगे सूडो, लेकिन आपके एग्जाम का पार्ट नहीं है सूडो फिलहाल। ठीक है, अच्छा साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव्स देख लेते हैं जरा, स्पीड से खत्म करना है लेक्चर, काफी टाइम हो गया। 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, एक में हमने दोनों मिथाइल अबव द प्लेन दिखा दिए, एक में एक अबव एक बिलो। अब मुझे जल्दी से बताइए इस मॉलिक्यूल में सिमेट्री है पहले वाले में? यस सर होगी, है ना, यू प्लेन रख Yes, देते तो दूसरे वाले में भी है, ये रही। हालांकि मिथाइल अबव बिलो है, लेकिन बहरहाल अगर आप इसको यू कट करेंगे तो लेफ्ट हाफ और राइट हाफ सेम है, तो इसीलिए ये दोनों मॉलिक्यूल कौन हुए, क्या हुए, एक कायरल। ठीक है, अच्छा इसी मॉलिक्यूल की रिप्रेजेंटेशन हमने चेयर फॉर्म में दिखा दी है। ठीक है, मैंने आपको दफा पढ़ाया था ना साइक्लो एल्केन की जो कॉन्फर्मेशंस थी, वहां बताया था कि साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। और ये देखिए 2 मिथाइल अगर दोनों अबव है 1,4 पोजीशन पे वाले, यानी ये पहला वाला, तो एक ये इक्वेटोरियल है, ये वाला सॉरी, और ये एक्सियल है। ठीक है ना, तो ये सिमेट्री रखता है बिल्कुल, अगर आप इसको इस कार्बन और इस कार्बन से कट करें तो। और अगर आप ट्रांस भी कर दें तब भी, यानी दोनों आप इक्वेटोरियल भी कर दें तब भी ये सिमेट्री मॉलिक्यूल रखेगा। तो बोथ सिस एंड ट्रांस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन्स आर अकायरल because of presence of plenosymmetry and they are called optically inactive compound. जी लाइबा आमिर from कराची। सर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री जो आपने हॉरिजॉन्टल बनाई है सर, वर्टिकल बनाई है, ये हम हॉरिजॉन्टल बना सकते हैं? ये आपका लाइबा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका मैं जवाब देता हूँ। पहले मॉलिक्यूल को तो आप लेफ्ट बना सकते हैं हॉरिजॉन्टल, तब भी प्लेनोसिमेट्री होगी, लेकिन दूसरे मॉलिक्यूल में अगर आप हॉरिजॉन्टल बनाएंगे तो वो प्लेनोसिमेट्री नहीं कहलाएगी, क्योंकि फिर आपको 2 हाफ इक्वल नहीं मिलेंगे। ठीक है, गॉट मी, हैव यू गॉट मी?
यस सर, थैंक यू। और यही वजह है, अब आपने क्वेश्चन पूछ ही लिया था, मैं और को डिटेल बता दूं कि इस मॉलिक्यूल में आप हॉरिजॉन्टली बनाएंगे तब भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, इस मॉलिक्यूल में अगर आप हॉरिजॉन्टली बनाएंगे तो तब नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब है ये वाला मॉलिक्यूल, पहला वाला, इट इज मोर सिमेट्रिकल देन दिस वन, क्योंकि इसमें आप सिमेट्री यू भी देख सकते हैं, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली भी देख सकते हैं। तो दिस इज मोर सिमेट्रिकल देन दिस वन, जबकि इसमें सिर्फ आप वर्टिकली सिमेट्री देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टली नहीं देख सकते। तो जिसमें जितने मॉलिक्यूल में ज्यादा प्लेन्स ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होते हैं वो ज्यादा सिमेट्रिकल होता है, जाहिर सी बात है। जिसमें जितने कम सिमेट्रिकल प्लेन्स होंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री, वो कम होगा। इसको फिर सिमेट्री नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, सिमेट्री नंबर 1, सिमेट्री नंबर 2, सिमेट्री नंबर 3 वगैरह वगैरह। अच्छा, अब ये सिस ट्रांस आइसोमर्स एक दूसरे के डायस्ट्रीमर्स भी हैं, क्योंकि इनका जो ये एक दूसरे के नॉन मिरर इमेज आइसोमर्स भी हैं। मैं थोड़ा तेज चलूंगा लेक्चर को लेके। 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, ये दोनों मिथाइल अबव दिखा दिए अगर, तो इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बिल्कुल है, नजर आ रही है यहां से। जी सर। तो ये एक कायरल है, जबकि इसमें एक और बात कि ये इंडिविजुअली कार्बन को देखें तो ये कायरल है, ये वाला भी और ये वाला भी। तो ऐसा मॉलिक्यूल दोबारा बता दूं जिसमें कार्बन मौजूद हो और ओवरऑल एक कायरल हो, तो उसको हम मीजो कंपाउंड कहते हैं। तो ये मीजो कंपाउंड है। अच्छा, अगर मैं ट्रांस लिंक दिखाऊं, मिथाइल अबव और मिथाइल बिलो, तब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। क्या ख्याल है? अगर मैं यू रखने की कोशिश करूंगा तो मिथाइल यहां से अबव होगा और यहां से बिलो होगा, तो तब ये मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ सिमेट्री से एब्सेंट होगा। तो ये मॉलिक्यूल क्या हो गया? कायरल। तब ये कायरल हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो डिफरेंट एनेंशियोमर्स हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन जो होता है ना, अगर वो सिस फॉर्म में है तो ए कायरल है, ट्रांस फॉर्म में है तो कायरल है, और अगर कायरल है तो फिर दो एनेंशियोमर्स होंगे, यानी अ पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स उसमें होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको स्किप करता हूं, आप बस इसको पास करते रहे देख के। 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन की भी वही बात है, अगर वो सिस है तो वो है एक कायरल है, ट्रांस है तो आपका कायरल होता है। ठीक है, ये इंटरनल रेसिमाइजेशन का टॉपिक है जो मैं स्किप करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा आपको अगर मैं पढ़ाऊंगा तो। बस अब मेरे लेक्चर खत्म होने वाला है स्टूडेंट, जस्ट 5 मिनट्स मोर। लेक्चर जब शुरू हुआ था तो आप में से किसी स्टूडेंट ने पूछा था सर क्या सिर्फ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स कायरल होते हैं क्या? तो मैंने उनको जवाब दिया था कि नहीं, और भी होते हैं। अब आप देख लें स्क्रीन पे, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सल्फर और ये अमोनियम आइन, यानी नाइट्रोजन जब टेट्रावैलेंट फॉर्म में होता है प्लस चार्ज के साथ। इनमें भी 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, R1, R2, R3, R4। तो ये चारों कायरल कंपाउंड। तो कौन स्टूडेंट है जिन्होंने बात पूछी थी? तलाल हसन फ्रॉम चकवाल। जी, तलाल हसन फ्रॉम चकवाल। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक स्टूडेंट ने पूछा है सर इनमें प्रायोरिटी क्या होगी? तो भाई प्रायोरिटी तो हमें नहीं पता, जब तक R1, R2, R3, R4 को आप डिफाइन नहीं करेंगे तो हम फिलहाल नहीं बता सकते। हाँ, अगर आप लोन पेयर की बात कर रहे हैं, लोन पेयर जी, तो लोन पेयर जाहिर सी बात है इसका एटॉमिक नंबर 0 होता है, मतलब ये कोई एटम ही नहीं होता, तो ये हाइड्रोजन से भी लेसर पे जाएगा, यानी ये हमेशा 4th प्रायोरिटी होगी लोन पेयर की। समझ में आ गई बात? एक्सक्यूज मी सर। जी सर, हम ये कह सकते हैं कि जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे उतना ज्यादा वो लेस पाया होंगे। जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे भाई, एक ज्यादा क्या मतलब, एक ही होगा ना। अगर 2 लोन पेयर हैं किसी एक एटम पे तो वो कायरल तो नहीं रहेगा, उसमें तो समझे 2 सिमिलर ग्रुप्स हो गए। तो लोन पेयर अगर होगा ही नहीं तो बेस्ट है, होगा तो एक ही होगा। हाँ, ओके, थैंक यू सर, गॉट इट। सर हम यहाँ पे लोन पेयर को ग्रुप क्यों कंसीडर कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे जो फ्लिपिंग है मॉलिक्यूल की वो रिस्ट्रिक्ट है, ये रैपिडली फ्लिप नहीं हो सकता, तो इसलिए ये मॉलिक्यूल कायरल है। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि सर नाइट्रोजन में भी तो लोन पेयर होता है, जैसे NH3 होता है अमोनिया गैस, और अगर आप NH3 में एक H को मिथाइल से और एक H को इथाइल से
रिप्लेस कर दें, यानी आप मिथाइल इथाइल मिथाइल अमीन बनाएं, नाइट्रोजन बनाएं, उस पर एक मिथाइल लगाएं, एक इथाइल लगाएं, एक हाइड्रोजन लगाएं और एक लोन पेयर होता है, तो तब आप सोच सकते हैं सर तो कायरल हो जाना चाहिए। क्या ख्याल है? नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल, एक इथाइल और एक लोन पेयर, तो उसूलन तो वो कायरल होना चाहिए क्योंकि 4 डिफरेंट ग्रुप्स है। लेकिन वहां पे चूंकि इतनी रैपिडली जो जो इंटर कन्वर्जन है वो हो रही होती है, तो हम उसको कायरल नहीं कहते हैं, लेकिन सल्फर को इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे फ्लिपिंग इतनी आसानी से नहीं होती है। ये खैर छोड़ दे, थोड़ी सी एडवांस बात है। बहरहाल 4 डिफरेंट ग्रुप्स है। तो अच्छा, अब ये आखिरी जी पूछे, चले पूछे। जो नाइट्रोजन वाला कंपाउंड आपने ये बताया, उसको फिर सिर्फ स्टीरियोजेनिक कहेंगे, कायरल नहीं कहेंगे? नहीं, इसको कुछ भी नहीं कहेंगे, वो उसके लिए अलग टर्म यूज होती है, वो इसको हम अम्ब्रेला इन्वर्जन कहते हैं, कि वो खैर एक अलग कॉन्सेप्ट है कि वो किस तरह, उसमें भी फिर 2 बातें होती हैं कि अगर वही नाइट्रोजन किसी रिंग का पार्ट है और ऐसी जगह पे लगा हुआ है जहां से वो स्ट्रक्चर रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं है, तो वो कायरल हो जाता है। ठीक है, तो बहरहाल इसको छोड़े, वो थोड़ा एडवांस्ड है। आखिरी बात इस लेक्चर की, ये वो मॉलिक्यूल हैं जिनमें कायरल सेंटर नहीं है लेकिन फिर भी कायरल है, बिकॉज ऑफ द कायरल एक्सिस, नॉट द कायरल सेंटर। तो ये एक्सियल कायरलिटी कहलाती है। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी होते हैं जिनमें कायरल सेंटर नहीं होता लेकिन वो कायरल होता है, बिकॉज दे कंटेन द एक्सिस व्हिच इज कायरल इन नेचर। और वैसे भी आपने कायरल की डेफिनेशन 2 पढ़ी मुझसे। एक तो ये पढ़ी है कि मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर अगर है, एनी कार्बन हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप्स, एक अगर कायरल सेंटर है तो वो कायरल होगा। ये लेकिन कोई ऐसी खास डेफिनेशन नहीं है, ये तो ऐसी बस बच्चों को याद करवाने के लिए होती है। असल डेफिनेशन ये होती है कि अगर कोई मॉलिक्यूल में सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो वो ए कायरल है, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो वो कायरल है। तो आप इस मॉलिक्यूल को देखिए, बायनेप को, पहले वाले को बायनेफ्थाइल, बायनेप का मतलब होता है बायनेफ्थाइल, तो ये इसमें सिमेट्री एब्सेंट है, मतलब आप इस पे कहीं पे भी प्लेन रखिए ना तो 2 इक्वल हाफ नहीं मिलेंगे। अच्छा, आप सोचेंगे सर देखें हम इसको हॉरिजॉन्टली रख देते हैं यूं, तो आपको 2 इक्वल हाफ मिलेंगे, है ना। ये PPH2 डाइफिनाइल फॉस्फीन और डाइफिनाइल फॉस्फीन एक साइड पे आ रहा है और ये नेफ्थाइल नेफ्थाइल एक साइड पे आ रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये फ्लैट मॉलिक्यूल नहीं है। इसमें क्या है कि ये जो बोल्ड हुआ हुआ ना, इसका मतलब है ये उठ के आपकी तरफ आ रहा है, यानी ये ओरिएंट टुवर्ड्स योरसेल्फ, टुवर्ड्स यू है, और ये वाला भी आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन ये फोल्डेड टाइप मॉलिक्यूल है जिसकी ज्योमेट्री में आपको दिखा नहीं सकता स्क्रीन पे, लेकिन बहरहाल ये कायरल मॉलिक्यूल है। ये एस है, ये आर है, ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकली, ये एक अलग तरीका कार है, क्योंकि कायरल सेंटर की तो 4 डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं और फिर लीस्ट प्रायोरिटी को बिहाइंड रख के 1 2 3 चेक करते हैं, ये वैसे नहीं निकलती, इसका एक अलग तरीका होता है, वो हम इसको स्किप करते हैं क्योंकि वो एडवांस्ड है, इसको फिलहाल नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी तरह एक और केस है, इसको तो एलीन कहते हैं, ये भी कायरल सेंटर नहीं रखते लेकिन कायरल होते हैं मॉलिक्यूल। तो बहरहाल दैट्स ऑल फॉर टुडे फॉर द स्टीरियोकेमिस्ट्री। I hope you enjoyed today's lecture, and I told you in the beginning of my lecture that it was the most important lecture because from now and onwards we will be considering the enantiomeric forms and different chiral centers on a particular functional group, क्योंकि हम फंक्शनल ग्रुप तो पहले ही पढ़ चुके थे, एल्केन से लेकर कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव सब कुछ पढ़ा है। अब हमने इसमें कायरलिटी भी ऐड कर दी है, तो अब मैं उसमें चाहूंगा कि इस लेक्चर को अच्छी तरह समझिएगा और अगली क्लास में हम गारंटेडली इंशाल्लाह प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो डू यू हैव एनी क्यूरी फ्रॉम टुडेज लेक्चर? सर ये वाला जो कंपाउंड है, इसमें अगर हम मिड से इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाए तो ये कायरल नहीं हो जाएगा? अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें आपको नजर आती है तो यकीनन ये ए कायरल होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ये इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो H और Cl है लेफ्ट वाले, ये प्लेन पर हैं, जैसे नजर आ रहे हैं वैसे ही है, जबकि ये वाला Cl कमिंग टू यू और हाइड्रोजन अवे फ्रॉम यू। तो ओवरऑल ये Cl C और H, यानी ये HCCl ये और ये HCCl, इनका जो डायहेड्रल एंगल है ना वो 0 डिग्री नहीं है, वो 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके, तो स्टूडेंट एनी क्यूरी? जी, उस्मान, तलाल, आयशा? नो सर। नो, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।